अध्याय 441 राजचिन्ह का अवतरण। अनुवादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद संपादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद। पूर्वी सागर में कहीं कहीं लहरें हमेशा उग्र और अनियंत्रित रहती थीं। उन लहरों के नीचे गहरे नीले रंग का एक विशाल सागर था जो उसे आसपास के पानी से थोड़ा अलग दिखाता था। यदि कोई इसे दूर से देखे तो उसे समुद्र के उस भाग के मध्य में संभवतः एक विशाल नीले अंडे का छिलका दिखाई देगा, लेकिन करीब से देखने पर पता चलेगा कि वास्तव में ये प्रकाश का एक पारभासी गुंबद था। उस एक क्षेत्र के चारों ओर काले चक्रवातों के घने झोंके ज्वारीय लहरें पैदा कर रहे थे, जिनमें से प्रत्येक पिछली से अधिक प्रचंड थी तथा पारभासी गुंबद पर लगातार टूट रही थी। फिर भी ऐसा लग रहा था कि वे कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा रही थीं। गुंबद के आर पार काली धुंध से ढके एक द्वीप का एक ही साया आसानी से देखा जा सकता था। कभी कभी एक के बाद एक अलग अलग रंगों की चिंगारियां झिलमिलाती रहती। द्वीप पानी से लगभग 20 या 30 गज ऊपर था, लेकिन उसका तल समुद्र की सबसे गहरी तलहटी में लगभग कुछ 100 गज तक फैला हुआ था। पूरा द्वीप काले रंग का था, मानो पूरी तरह से काले बेसल से बना एक विशाल पर्वत हो। इस द्वीप के चारों ओर कुछ 100 मानवरूपी प्राणी थे जिनके शरीर पर शल्क थे। हर एक अलग अलग जगहों से समुद्र से बाहर निकला। उनके शरीर से एक नीली आभा निकल रही थी, मानो किसी सामान्य वयस्क के अंगूठे जितनी मोटी नीली रोशनी की लड़ियां उनकी पीठ से निकलकर काली चोटी की ओर जा रही हों। काले द्वीप की चोटी पर नीले लहर जैसे पैटर्न में छल्ले दिखाई दे रहे थे। नीली रोशनी के कुछ 100 स्रोतों से टकराकर चोटी चमक उठी। समुद्र और कुछ 100 मानवरूपियों के ऊपर हवा में लटकी एक खूबसूरत युवती थी, जिसके चेहरे की बनावट बेहद नाजुक थी। वह अपनी नीली आस्तीनें लहरा रही थी और उसके शरीर से क्रिस्टल जैसी नीली रोशनी की किरणें निकल रही थीं, जो नीचे से आ रही सैकड़ों नीली रोशनी की धाराओं के समानांतर थीं। यदि शिमयू आसपास होता तो वह तुरंत इस आकर्षक युवती को पहचान लेता, जिसका भाग्य उसके भाग्य से जुड़ा हुआ था। जियांगजू, समुद्री जाति का संत। जैसे जैसे उसके होंठ हिलते, वह अपनी मधुर आवाज में अबूझ मंत्रों की पंक्तियां गाती। उसके शरीर से निकलने वाली रोशनियां उसके साथ साथ और भी तीव्र होती गईं और उसकी हथेली पर रखे हीरे के आकार के क्रिस्टल से होकर वे बिखरती हुई रोशनियों में बदल गईं और सामने की काली चोटी पर चमकने लगीं। उनके चारों ओर फैले प्रकाश के गुंबद पर प्राचीन सुलेख में लिखे अनोखे अक्षर एक एक करके उभर रहे थे और उनके सामने और भी बारीक अक्षर उभर रहे थे। कुल मिलाकर हजारों शब्द थे। ऐसा लग रहा था जैसे प्राचीन साहित्य का एक विशाल ग्रंथ खुल रहा हो। स्क्रॉल के पहले वाक्य पर प्राचीन सुलेख में एक पंक्ति लिखी थी, ग्रैंड अल्टीमेट सोल स्पेल। एक महिला जो महल के किसी समारोह के अनुरूप पोशाक पहने हुए थी, गुंबद के बाहर से अंदर आए, धीरे धीरे पहाड़ के नीचे की ओर बढ़ी और हवा में तैरती हुई उस मनमोहक युवती को चुपचाप देखने लगी। थोड़ी देर बाद सुंदर महिला ने पूछा, तुम कैसे हो, छोटे जू? शियांगजू के चारों ओर की नीली आभा धीरे धीरे फीकी पड़ गई क्योंकि उसके हाथ रुक गए। फिर धीरे धीरे अपनी जगह से उतरते हुए वह उस महिला के पास आ खड़ी हुई और पंखदार आवाज में बोली, शुभ समाचार गुरुजी, ये लगभग 80% पूरा हो गया है। खूबसूरत महिला ने सिर हिलाया, तुमने सचमुच इन कुछ सालों में बहुत कुछ किया है। यहाँ छोटे जू के लिए सब ठीक है गुरुजी। इस क्षेत्र के आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा शुद्ध और संतृप्त है, जो मेरी साधना में बहुत मददगार रही है। हमारे वर्तमान प्रयास के साथ हमें ये राजचिन्ह अपना पाने में लगभग 3 से 5 साल लग सकते हैं। शियांगजू ने आश्वस्त होकर अपना सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। महल के दरबारी परिधान में सुंदर स्त्री ने काले पहाड़ के ऊपर प्रकाश के गुंबद जैसे स्क्रॉल की ओर देखा। स्क्रॉल के अंत में बहुत कम खाली जगह बची थी। वह जियांगजू की ओर मुड़ी और खुशी से मुस्कुराई। तभी अचानक अप्रत्याशित घटना घटित हुई। इसकी शुरुआत कानों को चीर देने वाली गड़गड़ाहट से हुई। पूरा काला पहाड़ अपने आप ही जोर जोर से हिल रहा था, जिससे उसके ऊपर की नीली किरणें जोर से कांप रही थीं। फिर प्रकाश का गुंबद, महान परम आत्मा मंत्र, धुंधला होने लगा। क्या क्या हो रहा है? जैसे ही जियांगजू ने ये बदलाव देखे, उसके चेहरे पर घबराहट के भाव उभर आए। अपनी आस्तीनें फड़फड़ाते और हवा में लहराते हुए वह आसमान में उड़ गई और उसके हाथ तेजी से हाथों के इशारों की एक श्रृंखला बनाने लगे ताकि उस समूह को स्थिर किया जा सके। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ा, उसके शरीर से नीली रोशनी निकली। हीरे के क्रिस्टल से होते हुए उस रोशनी का हर कण गुंबद की ओर प्रक्षेपित हो रहा था। समुद्र के लोगों, संत की सेवा करो, उसे अपनी सारी शक्ति दे दो, सुंदर स्त्री ने आदेश दिया। हाँ, नीचे खड़ी भीड़ ने एक साथ जवाब दिया। उनकी अपनी नीली आभा पल भर में और भी बढ़ गई। अंगूठे के आकार की नीली रोशनी एक बच्चे की बाह के आकार तक बढ़ गई और सब एक ही बिंदु पर शिखर की ओर चमक रहे थे। जैसे ही रोशनी गुंबद पर चमकने लगी, गुंबद धीरे धीरे एक बार फिर स्थिर होने लगा और सुंदर सुलेख एक बार फिर उतने ही स्पष्ट हो गए जितने की नक्काशीदार थे। हालांकि अगले ही पल काली चोटी से एक स्पष्ट झनकार की आवाज सुनाई दी। एक बच्चे के हाथ के आकार जितनी एक दरार दिखाई दी। पहले तो केवल एक ही था, फिर 3 हो गए और फिर 5। दरारें मकड़ी के जाले की तरह फैलती जा रही थीं। पहाड़ से काले काले पत्थर टूटकर गिर रहे थे। कुछ तो इतने दूर तक लुढ़क रहे थे कि नीचे खड़े कुछ लोगों को कुचलने वाले थे। उनमें से कोई भी अपनी जगह से नहीं हिला, लेकिन उन्होंने अपनी ही तकनीक से उन पत्थरों को गिरने से पहले ही नष्ट कर दिया। दहाड़, एक ही दहाड़, आंशिक रूप से आवेशपूर्ण और आंशिक रूप से हताश, शोरगुल के बीच से हर किसी के कान के पर्दों पर एक दर्दनाक प्रहार की तरह निकली। पहाड़ के सबसे करीब होने के कारण जियांगजू को सबसे ज्यादा झटका लगा। उसका शरीर लड़खड़ाने लगा और वह लगभग हवा से गिर ही गई। घबराई हुई खूबसूरत महिला ने अपनी आस्तीन से एक नीला पट्टा निकाला।
उसने जियांग झू के चारों ओर सुरक्षा की दृष्टि से उसे घुमाया और उसकी ओर आने वाले हर काले पत्थर को पीछे हटा दिया। उस एक गर्जना के साथ शिखर पर दरारों से सुनहरी रोशनी की किरणें फूट पड़ीं, जिससे लहरों के छल्ले विशाल शिखर पर नीली रोशनी की किरणों से टकराने लगे और ग्रैंड अल्टीमेट सोल स्पेल की पुस्तक पूरी तरह से नष्ट होने के करीब पहुंच गई। बैंग! सुनहरी किरणों के उस एक विस्फोट से आखिरकार पूरी चोटी फट गई। ढलान से काले पत्थरों का एक हिमस्खलन नीचे गिरा और पहाड़ के भीतर बंद वस्तु प्रकट हुई, एक ऊंचा 100 गज ऊंचा सुनहरा डंडा, जिसका आधा शरीर सतह के नीचे छिपा हुआ था। जब पत्थर तूफान की तरह बरसने लगे तो भीड़ घबराकर पीछे हट गई। संत जियांग झू को भी सुरक्षा घेरे में पीछे हटना पड़ा। सभी को आश्चर्य हुआ जब 100 गज लंबा सुनहरा डंडा अपने आप ऊपर उठ गया तथा पानी में छिपे हुए हिस्से को भयंकर शोर के कारण रोक दिया गया। इस गति से समुद्र में अनगिनत ज्वारीय लहरें उठीं और लाठी की क्रिया ने हलचल मचा दी। जैसे जैसे ज्वार भाटा बढ़ता गया, लाठी को केंद्र बनाकर एक भंवर का निर्माण हुआ और फिर धीरे धीरे एक भंवर में बदल गया। जैसे जैसे डंडा ऊपर उठता गया, वह नंगी आंखों से दिखाई देने वाली गति से सिकुड़ता भी गया। पलक झपकते ही वह अपने मूल आकार का लगभग 10वां हिस्सा रह गया। उसकी चौड़ाई लगभग एक कटोरे के व्यास जितनी और लंबाई लगभग 30 गज। वह समुद्र की सतह से ऊपर सोने की तरह चमकता हुआ लटक रहा था। ये तो खूबसूरत औरत बुदबुदाई। उसके बगल में खड़े जियांग झू के चेहरे पर अविश्वसनीय आश्चर्य का भाव उभर आया। विशाल दंड की सतह पर सोने की चमक से जगमगाते कुछ छिपे हुए चिन्ह दिखाई दिए। फिर किसी अज्ञात शक्ति द्वारा खींचे जाने पर वह दंड आकाश में ऊपर उठ गया। धमाका! नीले अंडे के छिलके जैसे गुंबद को डंडे ने भेद दिया। पलक झपकते ही बाहर से आध्यात्मिक ऊर्जा, जो पहले से ही अवरोध द्वारा उस क्षेत्र से बाहर थी, एक तेज आवाज के साथ उस खुले स्थान से अंदर आ गई और आध्यात्मिक ऊर्जा का अपना चक्रवात बन गया। तूफानों के बीच वह सुनहरा डंडा किसी सुनहरे टूटते तारे की तरह दक्षिण पश्चिम की ओर तेजी से उड़ गया। पलक झपकते ही वह गायब हो गया। जहां काला दानव संप्रदाय था, उसके निकट कई गगनचुंबी पहाड़ पहले ही मलबे के बड़े ढेर में तब्दील हो चुके थे तथा सभी आकार के पत्थर अस्त व्यस्त रूप से बिखरे पड़े थे। हवा में विशालकाय सफेद वानर और सुनहरा जियाओ ड्रैगन अभी भी एक घातक संघर्ष में उलझे हुए थे। सफेद वानर पहले से भी ज्यादा दुबला पतला और निर्जल लग रहा था। उसके शरीर की सफेद लपटें लगभग बुझने ही वाली थीं। लड़ाई के ज्यादातर समय उसे रक्षात्मक और बचाव के हथकंडे अपनाने पड़े। ये पक्का संकेत था कि वह हार रहा है। ओह! सुनहरे जियाओ ड्रैगन ने अपनी पूंछ को क्षैतिज रूप से धुंधला कर दिया। साथ ही तेज हवाएं भी चल रही थीं और वह बड़े सफेद बंदर पर टूट पड़ा। धमाका! बचने में असमर्थ सफेद बंदर ने अपनी छाती के सामने अपना हाथ रख लिया और फिर भी चाबुक जैसे हमले ने उसे अपनी जगह से लगभग 10 गज दूर धकेल दिया और अंततः उसने खुद को गिरने से रोक लिया। वह अपने नुकीले दांत दिखाते हुए हौंफने लगा। वानर के शरीर के भीतर से शी म्यू महसूस कर सकता था कि उसकी आभा और सांसें हर पल कमजोर होती जा रही थीं। उसके शरीर में रक्त का सार, जो शुरू में ज्यादा नहीं था, लगभग खत्म हो चुका था। शी म्यू घबरा गया। इससे पहले कि सफेद बंदर सांस ले पाता, सुनहरा जियाओ ड्रैगन उसकी ओर झपटा, अपना मुंह खोला और लाल सुनहरे नरक का झोंका छोड़ा। बिना कुछ सोचे समझे सफेद बंदर ने अपने दोनों पैरों को धरती पर टिकाया और सहजता से छलांग लगाकर रास्ते से हट गया। अचलार्ग! आग की लपटें उसके कंधे से बाल बाल बच गईं। सफेद बंदर उस नाजुक मौके पर बच निकला होगा, लेकिन उसके फर का एक बड़ा हिस्सा झुलस गया था। अगर आग की लपटें आधी भी धीमी होती तो सफेद बंदर वहीं भस्म हो सकता था। आओ, मैं देखता हूँ कि तुम इसमें से कितना सहन कर सकते हो। सुनहरा जियाओ ड्रैगन हवा में गोल गोल घूम रहा था। उसकी आंखें सुनहरी चमक रही थीं। उसके आखिरी वाक्य का हर एक शब्द पर पीड़क आनंद से सराबोर था। दूर आसमान से एक तीखी आवाज आई। उस तरफ से बादल अचानक तेजी से फैले और उनके भीतर से सोने की एक चमक आसमान में तैर गई। रास्ते में आने वाला हर बादल तेजी से एक बवंडर में बदलने लगा। बीच में आसमान ऐसा लग रहा था जैसे कोई नया छेद जोर से खोल दिया गया हो और सुनहरी किरणों की छटा बिखर रही हो। प्रकाश की एक चमक इतनी तेज थी मानो वह 1 मिलीसेकंड में 100 मील तक पहुंच सकती हो। शी म्यू का दिल धड़क उठा और उसके मन में अवर्णनीय भावनाओं का ज्वार उमड़ पड़ा। उसी समय सफेद बंदर को भी इसका एहसास हुआ। उसकी धुंधली आंखें अचानक चमक उठीं। सुनहरा जियाओ ड्रैगन उस गड़गड़ाहट की दिशा में ज्वाला स्वर्ण निम्बस के उस विशाल समूह की ओर अपना सिर उठाते हुए रुक गया। फिर भी जैसे ही उसने उस सुनहरी चमक को पहचाना, उसकी पुतलियां क्रोध से तुरंत सिकुड़ गईं। हालांकि क्रोध के भीतर भय के अंगारे दबे हुए थे। सुनहरा जियाओ ड्रैगन सफेद बंदर की ओर मुड़ा। उसकी आंखों से चमक निकल रही थी। उसने अपना मुंह चौड़ा खोला और बंदर के सिर की ओर गहरे लाल सुनहरे लपटों की मोटी धारा छोड़ी। वह एक घातक हमला करने जा रहा था। शी म्यू के सिर के ऊपर बिजली की एक जोरदार आवाज गूंजी। समताप मंडल में ऊपर बादल छट गए और सुनहरी किरणों की फुहारें फूट पड़ीं। लगभग एक कटोरे के व्यास जितना चौड़ा, लगभग 30 गज लंबा एक विशालकाय दंड आकाश से ऐसे गिरा जैसे किसी प्रभामंडल से सुनहरी बिजली गिर रही हो। उसका पूरा शरीर आग की लपटों से धधक रहा था। सुनहरे जियाओ ड्रैगन का नरक जैसा हमला बहुत तेज था। वह सफेद बंदर के सिर की ओर तेजी से बढ़ रहा था और उसे मारने के बहुत करीब था। टकराना! आसमान में एक जोरदार शोर गूंज उठा, लेकिन ये सफेद बंदर पर लगी आग की आवाज नहीं थी, बल्कि ये सुनहरा डंडा था जो शी म्यू के सामने धरती पर ऊपर की ओर प्रहार कर रहा था।
उसके आगमन से इतनी तेज आंधियां और बल आए कि उन्होंने कुछ वर्ग मील दूर तक सब कुछ उड़ा दिया, साथ ही कुछ मलबे और चट्टानों को भी, और ड्रैगन की लाल सुनहरी लपटों को भी विक्षेपित कर दिया। ड्रैगन का शरीर सोने से चमक रहा था और उसने आंधियों से बचने के लिए सुनहरे प्रकाश का कवच तैयार कर लिया था। फिर भी उस पल वह मुश्किल से 1 इंच भी आगे बढ़ पा रहा था। अध्याय 442 एक आकाश विदारक प्रहार। अनुवादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद संपादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद। सुनहरा डंडा जमीन पर जोर से गिरा, फिर भी प्रतिक्रिया बल उसके शरीर से निकलती जलती लपटों को कम नहीं कर पाया, बल्कि वह और भी तेजी से धधक उठा, इतना कि डंडे के आसपास की हवा में हवा के फटने की आवाजें गूंजने लगीं और हवा के कणों को उबलते हुए भी देखा जा सकता था। विशालकाय सफेद बंदर की आंखें विशालकाय सुनहरे डंडे पर टिकी हुई थीं। उसकी आंखें प्रकाश से चमक रही थीं। इस बीच सुनहरा डंडा वास्तव में अपने आप ही कांप रहा था और धीमी आवाज में सिसकारियां निकाल रहा था। किसी कारण से शिम्यू को पुरानी यादों का एहसास हुआ, मानो वह अंततः बहुत समय पहले के अपने पुराने दोस्त से फिर से मिल गया हो। सफेद बंदर अचानक आगे बढ़ा, अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और सुनहरे डंडे को पकड़ लिया। संपर्क होते ही अचानक एक विनाशकारी आभा फैल गई, जो हर दिशा और दिशा में फैल गई, मानो 100 वर्ग मील के दायरे में सब कुछ अपनी गति में थम सा गया हो। धरती इतनी जोर से हिली कि चट्टानें उछलने लगीं। सफेद हवा की धाराएं हर तरफ से ऊपर आसमान में उमड़ने लगीं। वे सफेद चक्रवातों के रूप में समताप मंडल की अनंत ऊंचाइयों तक पहुंचते हुए कर्मचारियों के शीर्ष की परिक्रमा करने लगीं। सुनहरे डंडे से निकली लपटें विशालकाय सफेद वानर की बाह पर लग गईं और ऊपर की ओर गोल गोल घूमती रहीं, जब तक कि उन्होंने उसके पूरे शरीर को ढक नहीं लिया। लपटों के बीच सफेद वानर ऐसा लग रहा था मानो उसने शुद्ध लपटों से बना कोई भव्य कवच पहन लिया हो। यहाँ तक कि उसकी पहले से कमजोर होती सांसें भी धीरे धीरे वापस आ रही थीं। अगले ही पल एक फुसफुसाहट के साथ बंदर से 20 गज लंबी आग की एक लपटें फैल गईं। वह हवा में एक सुनहरी लबादे की तरह लहरा रही थी। श्वेत वानर की आंखें पूर्ण स्वर्णिम प्रकाश से चमक उठीं तथा राजसी भाव, जिस प्रकार एक राजा अपने अधीन लोगों को देखता है, उसके संपूर्ण अस्तित्व से झलक रहा था। फिर उसने लाठी को इस तरह पकड़ा जैसे वह भाले को पकड़ रहा हो। उसने लाठी को जमीन पर पटका और आगे की ओर उछला और अपनी लाठी को ऊपर उठाया। सफेद लपटों में धधकते और फूटते हुए सुनहरे जियाओ ड्रैगन की ओर एक पूर्ण चाप में। सुनहरे डंडे के आने से लेकर सफेद बंदर द्वारा उस पर पहला हमला करने तक का समय केवल कुछ सेकंड का था। इस बीच अपनी लगभग भौतिक स्वर्णिम बाधा से अपनी रक्षा करते हुए स्वर्णिम जियाओ ड्रैगन अपनी रक्षात्मक रणनीति में कोई बदलाव किए बिना जमीन पर खड़ा था, अपने शरीर पर पारदर्शी स्वर्णिम ढाल लिए हुए। कर्मचारी के आगमन से उत्पन्न बढ़ती आंधियों को रोकने के बाद से उसने कोई और कार्रवाई नहीं की थी, लेकिन जब हवा की सफेद धाराएं और नरक की धधकती हुई लपटें उस पर टूट पड़ने वाली थीं, तो सुनहरे जियाओ ड्रैगन की आंखों में अंततः भय के भाव दिखाई दिए, क्योंकि उसने अपने चारों ओर के सुनहरे प्रकाश को ज्वार की लहर की तरह अपनी ओर बहने की इच्छा की, इससे पहले कि वे स्वयं और आने वाले हमले के बीच एक बड़े सुनहरे जाल में बुन जाएं। ये सुनहरा जाल भले ही नाजुक और टूटने वाला प्रतीत होता हो, लेकिन वास्तव में यह इतना टिकाऊ था कि हजारों पाउंड का भार सहन कर सकता था। हालांकि ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह सफेद लपटों से धधकते हुए आने वाले सुनहरे कर्मचारी के सामने कुछ भी नहीं था। एक ही झटके में इसकी गति ने बिना किसी संघर्ष के सुनहरे जाल को चीर दिया और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ गया। आउच! सुनहरे जियाओ ड्रैगन ने गुस्से से चीख मारी। उसकी आंखें गुस्से से चौड़ी हो गईं और उसने अपने विशाल सुनहरे पंजे सुनहरी छड़ की ओर झपटा। टकराना! एक जोरदार धमाके के साथ सुनहरी रोशनी का एक चमकदार गोला सोने और सफेद आभा के छल्लों में बदल गया, जो पूरे देश में फैल गया, यहाँ तक कि आसमान में बादल भी पीछे की ओर धकेल दिए गए। अराजकता के बीच सुनहरे जियाओ ड्रैगन का विशालकाय शरीर बलपूर्वक पीछे की ओर उड़ गया। उसकी त्वचा से सोने की परत चढ़ी शल्कें फट गईं, जबकि उसके घावों से खून की धार फूट पड़ी। जियाओ ड्रैगन के पंजों के सिरे से फैली हुई अस्थिर दांतेदार रेखाएं टूटने लगीं, टुकड़े टुकड़े होकर जियाओ ड्रैगन के पेट तक पहुंची, फिर उसके सिर तक, जब तक कि पूरा जियाओ ड्रैगन अचानक हवा में खून के धुंध में विस्फोटित नहीं हो गया। हमले के बाद भी सफेद बंदर अपनी सुनहरी छड़ी पकड़े हुए था। जल्द ही यह स्पष्ट हो गया कि उस वर्ग मील के भीतर की हर चीज उसके बल से नष्ट हो चुकी थी, यहाँ तक कि काले दानव संप्रदाय के 13वें पर्वत का भी कम से कम 2/3 हिस्सा पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। 12वें और 11वें पर्वत भी बुरी तरह प्रभावित हुए थे, क्योंकि नई भयावह नक्काशी चट्टानों को खराब कर रही थी, जहाँ से पत्थरों का एक हिमस्खलन टूट पड़ा था और नीचे के घरों और इमारतों को कुचलकर मलबे में बदल दिया था। महान बुजुर्ग की सुनियोजित योजना के कारण काले दानव संप्रदाय के सदस्य इस विपत्ति में हताहत होने से बच गए। वे पहाड़ से भी दूर से देख रहे थे, उस एक प्रहार में निहित शक्ति से भयभीत। तभी पूरी तरह से लाल रंग में लिपटी एक आकृति धुंध से बाहर निकली और दूर भाग गई। सफेद बंदर ने धीमी आवाज में गुर्राहट की, अपनी सुनहरी छड़ी घुमाई और उस आकृति का पीछा करने के लिए हवा में आगे की ओर छलांग लगाए। हालांकि वह मुश्किल से आधी दूरी तक ही पहुंच पाया था कि उसका शरीर हवा से सिर के बल जमीन पर गिर पड़ा। जब धूल छंट गई तो विशालकाय सफेद बंदर अपने ही बनाए गड्ढे में लेटा हुआ था। उसकी आंखें कुछ बार फड़फड़ाईं, फिर धीरे धीरे हमेशा के लिए बंद हो गईं। सफेद वानर की आंखों से सुनहरी आभा धीरे धीरे कम होती गई और वे गहरे काले रंग की पुतलियों के बीच एक गोलाकार आकृति बनकर रह गईं।
जैसे जैसे उसका शरीर नाटकीय रूप से सिकुड़कर एक औसत इंसान के आकार का होता गया, उसके रोएं भी कम होते गए। इस बीच सुनहरा डंडा बंदर के हाथ से छूट गया और एक धीमी सी फुसफुसाहट के साथ सुनहरे प्रकाश के एक चाप में परिवर्तित होकर आकाश में लुप्त हो गया। 15 मिनट बीत चुके थे जब कोई बड़ी हलचल बंद हुई थी। फिर भी काला दानव संप्रदाय जहाँ खड़ा था वहीं से केवल देख रहा था। उनमें से कोई भी इतना साहसी नहीं था कि पास आ सके। पूर्वी सागर के नीचे वह काला पहाड़ जिसमें सुनहरा कर्मचारी छिपा हुआ था, अब एक विशाल गड्ढा बन चुका था, जिसके चारों ओर काले मलबे के छोटे छोटे ढेर थे, जिससे समुद्र तल गंदगी में तब्दील हो गया था। समुद्री जाति के लोगों का एक दल इन काली चट्टानों पर बैठ गया था। कुछ घायलों की देखभाल कर रहे थे तो कुछ आपस में बड़बड़ा रहे थे। अपनी गतिविधियों के बावजूद सभी के चेहरे पर एक उदास और पराजित भाव था। जियांगझू भी कुछ अलग नहीं थी। उसका चेहरा उदास था और उसने आह भरते हुए कहा, इतने सालों की सारी मेहनत बेकार। शायद जो हमारा नहीं है उसे पाना हमारी नियति नहीं है, खासकर राजसी वस्त्र जैसी अमूल्य चीज। महल के वस्त्र पहने उस खूबसूरत महिला ने जियांगझू के नाजुक बालों को सहलाते हुए सांत्वना देते हुए कहा, तुम्हें इसके लिए खुद को दोष नहीं देना चाहिए प्यारे जू। जियांगझू ने चुपचाप अपना सिर हिलाया। अचानक पूर्वी सागर हिल उठा। पानी अचानक से फिर से हिंसक रूप से ज्वारीय लहरों में बदल गया और फिर वे एक विशाल भंवर में बदल गए, जिससे समुद्र तल में एक बड़ा गड्ढा बन गया। समुद्री जाति ने अभी तक घबराहट में सामूहिक आह भरी ही थी कि दूर से आसमान में सोने की एक चमक दिखाई दी। उनकी आंखों के सामने उस सुनहरी चमक ने खुद को 30 गज लंबे सुनहरे डंडे के रूप में प्रकट किया, जो सीधे समुद्र को चीरता हुआ समुद्र की तलहटी में धंस गया। फिर जब वह मजबूती से खड़ा हो गया तो डंडे का आकार बढ़ने के साथ उसकी सतह चमक उठी। सुनहरी रोशनी के साथ छड़ी इतनी लंबी होती गई कि उसका व्यास गड्ढे के बिल्कुल अनुरूप हो गया और फैलते हुए पानी को दूर धकेलता गया। ये पूरी क्रिया तभी रुकी जब छड़ी का सिरा पानी से बाहर निकलकर सतह से लगभग 10 गज ऊपर उठ गया। इससे भी ज्यादा आश्चर्यजनक बात ये थी कि जैसे ही वह डंडा सोने में चमकने लगा, उसने पानी में लगभग 10 मील के दायरे में एक बहुत ही धीमी लेकिन महसूस की जा सकने वाली लहरें छोड़नी शुरू कर दी। फिर मानो वे किसी पुकार का जवाब दे रहे हों, उसके आसपास समुद्र की हर काली चट्टान लय में कंपन करने लगी। कुछ ही पल बाद वे जहां भी आराम कर रहे थे वहां से हवा में उठे और उस सुनहरे डंडे की ओर तैरने लगे। ये चट्टानें मानो लोहे की बनी हो और अब किसी विशाल चुंबक की ओर आकर्षित होकर सुनहरे दंड के चारों ओर जमने लगीं। कुछ ही पलों में इन चट्टानों की परतों ने सुनहरे दंड को पूरी तरह से ढक लिया, जिससे उसकी जगमगाती सुनहरी चमक फीकी पड़ गई। और भी काले पत्थर और चट्टानें इकट्ठी हो गईं और भीतरी परत पर ढेर हो गईं। जैसे जैसे नई चट्टानें सामने वाली परत पर चिपकती गईं, आखिरकार पूरा सुनहरा दंड लिपट गया। पूर्वी सागर की सतह से एक बार फिर 20 से 30 फुट ऊंचा एक काला द्वीप उभर रहा था, जिसके चारों ओर काली धुंध कफन की तरह छाई हुई थी। सी रेस ने नवजात पर्वत को हैरानी भरे भाव से देखा। अब उसे पूरी तरह से समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। मास्टर, ये क्या? जियांगझू भी राजचिन्ह की वापसी पर उलझन में था। यह एक चमत्कार है। फिर भी चूंकि यह हमारे पास लौट आया है, हमारे लोगों के पास अभी भी एक मौका हो सकता है, सुंदर महिला ने धीरे से कहा। जियांगझू ने कुछ देर सोचा और कहा, गुरुजी, मुझे पूरा विश्वास है कि इन चट्टानों से घिरा सुनहरा कर्मचारी हमारी समझ से परे है, जिसका अर्थ है कि महान परम आत्मा मंत्र भी इसे वश में करने में सक्षम नहीं हो सकता है। बहुत अच्छी बात है छोटी जू। हाय यान, कुछ आदमियों को साथ लेकर ग्रैंड ईस्टर्न पैलेस लौट जाओ। बड़े बुजुर्ग को सब कुछ बता दो। खूबसूरत महिला ने जियांगझू की बात पर विचार करते हुए कहा। जी मैडम। एक लंबा चौड़ा आदमी जिसके शरीर पर काले शल्क थे तेजी से भागा और अपने साथ 10-10 आदमियों का एक समूह लेकर चला गया। गुरुजी, क्या आप महान बुजुर्ग से मदद मांगने जा रहे हैं? जियांगझू ने पूछा। देखकर तो मुझे लगता है कि इस राजसी वैभव को वश में करने का एकमात्र तरीका महान बुजुर्ग की परम शक्ति समुद्र देवता का पोत ही होगा। इससे कम कुछ भी असफलताओं में ही समाप्त होगा। सुंदर स्त्री ने उत्तर दिया और फिर आदेश दिया, जियांगझू, अपनी बात फैलाओ। हम महान परम आत्मा मंत्र के लिए भव्य संरचना को पुनः स्थापित कर रहे हैं। हाँ मास्टर। काले दानव संप्रदाय के 13वें पर्वत के निकट एक गड्ढे में पृथ्वी सिकुड़ रही थी, क्योंकि शिमयू गड्ढे के तल पर अपने स्थान से हिल रहा था। वह बिल्कुल नंगा था, लेकिन कम से कम उसके जख्म तो उसके कपड़ों की तरह गायब हो गए थे। बदकिस्मती से उसे अपने सिर में धड़कन महसूस हो रही थी, जबकि उसका बाकी शरीर इतना कमजोर था मानो उसे बहुत ज्यादा पानी की कमी हो गई हो। शिमयू को अपना होश संभालने में कुछ समय लगा। उसके बाद वह अंततः खड़ा हो सका, कुछ हद तक अपने भारी अस्पष्ट सिर को सीधा रखते हुए। तभी मानो उसे अचानक कुछ याद आ गया हो, शिमयू जोर से हंस पड़ा। वह सुनहरा डंडा जो पहले कहीं से प्रकट हुआ था गायब हो गया था। उसका मन उस पल की ओर दौड़ गया जब सफेद बंदर ने स्वर्ग से उतरी हुई राजमुद्रा को थाम लिया था। उसके एक ही वार ने शिमयू के सीने पर भी उतना ही गहरा असर छोड़ा था। वो क्या चीज थी? इसकी मदद से स्वर्गीय अवस्था का राक्षसी जानवर भी कीमा बन गया। शिमयू ने आह भरी और स्टोरेज रिंग से एक कमीज निकालकर अपने शरीर को ढक लिया। फिर वह गड्ढे की तलहटी में दोनों हाथों में एक एक मध्यम श्रेणी का स्पिरिट स्टोन लिए पालथी मारकर बैठ गया। जैसे ही उसने अपनी खोई हुई ऊर्जा पुनः प्राप्त की, उसके मन में हजारों विचार घूमने लगे। श्वेत वानरों के दानव राजा द्वारा छोड़े गए संदेश के अनुसार 9 सिर वाले स्वर्ण जियाओ के असली शरीर को सेरुलियन सी स्टार तक पहुंचने में लगभग आधा साल लगेगा।
हालांकि किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि उसका एक और क्लोन शरीर इतना करीब होगा, इतना करीब कि इतनी जल्दी यहाँ पहुँच जाए। ये जानने में किसी को भी ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी कि 9 सिर वाले गोल्डन जियाओ का यहाँ प्रकट होना पूरे ग्रह के विलुप्त होने की घटना को चिन्हित करेगा। यहाँ तक कि शिम्यू का सफेद बंदर में परिवर्तन भी इसमें कोई मदद नहीं करेगा। इस विचार के साथ शिम्यू वहाँ से जाने को आतुर हो गया। अपनी कुछ वास्तविक क्यूई पुनः प्राप्त करने के बाद शिम्यू अपनी जगह से उठा और अपनी हरी भरी पंखुड़ियां वाली उड़न गाड़ी को बुलाया। फिर वह उत्तर पूर्व दिशा की ओर बढ़ते हुए पन्ने जैसी रोशनी की एक रेखा में बदल गया। अध्याय 443 रक्त से धोया गया। अनुवादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद संपादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद। कुडोंग शहर लुशान साम्राज्य के पूर्वी भाग में एक मध्यम आकार का शहर था। इसकी जनसंख्या लगभग 2 लाख थी। यातायात और पहाड़ों की ओर जाने वाली नदी के कारण मौसम सुहावना था। शहर में लोग शांति से रह रहे थे और काम कर रहे थे। चाहे कुछ भी हो, शहर हमेशा जीवंत ही लगता था। हालांकि इस समय कई व्यस्त सड़कें शांत दिख रही थीं। केवल कुछ दुकानें ही खुली थीं। शहर के फाटकों पर 2 रक्षक खड़े थे। वे बूढ़े थे, हाथों में 2 भाले लिए, और उनके चेहरों पर बेचैनी के भाव थे। बड़े हुआंग, क्या आपने अफवाह के बारे में सुना है? हाल ही में 4 शहर अचानक भूतिया शहर बन गए हैं। सिर्फ एक रात में सभी निवासी गायब हो गए। एक बड़े गार्ड ने अपने साथी से कहा, यह नामुमकिन है एल्डरली। मैंने दूसरों से सुना है कि 4 शहरों के लोगों को राक्षस ने खा लिया है। एल्डर हुआंग ने बोलते हुए डर के मारे अपने कंधे के ऊपर देखा। एल्डरली बहुत हैरान हुए और बोले, शैतान, क्या तुम्हें यकीन है? इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। कल बहुत से अमीर परिवारों के लोग अपने परिवारों को शहर से बाहर ले गए। उनमें से बहुत से लोग चले गए हैं। क्या तुम्हें लगता है कि हमें चले जाना चाहिए या? अरे अब बहुत हो गई बकवास, एल्डर हुआंग ने तुरंत बीच में ही टोक दिया। क्या हमें वापस जाकर सामान पैक करना चाहिए? मैं वापस जाकर सामान पैक करना चाहता हूँ। ओह, सच कहूँ तो अगर राक्षस सचमुच आ रहा है तो मेरे पास छिपने के लिए कोई जगह नहीं है। अगर हम आसपास के कस्बों में छिप भी जाएं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो उनका क्या हुआ। मुझे लगता है कि यही बेहतर है कि मैं खुद को भाग्य के हवाले कर दूं। एल्डर हुआंग ने सिर हिलाते हुए कहा। जब दोनों बातें कर ही रहे थे तभी अचानक बादलों ने साफ आसमान को ढक लिया। पता नहीं कब, पर अब क्यूडोंग शहर के ऊपर आसमान में बादल छा गए थे। यह बादल आश्चर्यजनक रूप से बड़ा था और पहली नजर में इसका अंत देखना लगभग असंभव था। पलक झपकते ही पूरा कुडोंग शहर उदास और अंधेरे में बदल गया। यह मौसम तो जब चाहे अचानक बदल जाता है ना? एल्डरली के मुंह पर असंतोष के भाव उभर आए। वे अपने भाले को कसकर पकड़े हुए कुछ कदम आगे बढ़े। जब उन्होंने आकाश की ओर देखा तो वे स्तब्ध रह गए और बहुत देर तक बोल नहीं पाए। क्यूडोंग शहर को ढकने वाला विशाल बादल शीघ्र ही लाल और रक्तरंजित हो गया, मानो आग के बादलों का एक बड़ा समूह हो। अजीब लाल रोशनी के कारण मूलतः अंधेरा और धुंधला दिखाई देने वाला क्यूडोंग शहर खून से लथपथ सा प्रतीत हो रहा था, जिससे एक बहुत ही भयानक एहसास हो रहा था। एल्डर हुआंग, आप बेहतर होगा कि आप इस पर एक नजर डालें। एल्डरली ने अंततः प्रतिक्रिया व्यक्त की और एल्डर हुआंग को बुलाया। उसके शब्द अभी पूरे भी नहीं हुए थे कि कहीं घने बादलों के बीच वाह, 2 लालटेन के आकार की सुनहरी रोशनियां अचानक चमक उठीं। बादलों पर उनकी रोशनी प्रतिबिंबित हो रही थी। हवा के झोंके से लाल बादलों से खून जैसा कोहरा निकला। वह धुएं के अनगिनत पतले गुब्बारों में बदल गया जो बसंत की हवा के साथ बिखर गए। शहर के द्वार पर लाल धुंध तेजी से एल्डरली की नाक में समा गई और उनका शरीर मानो किसी भूत प्रेत से कांपने लगा। उनका पूरा शरीर तुरंत लाल हो गया और उनकी त्वचा सड़ गई। उनके कंकाल से अलग होकर रोएदार मांस में बदल गई। वह ऊपर उठ गया और जमीन पर सिर्फ एक जोड़ी सफेद हड्डियां रह गईं। एल्डरली, आप बड़े एल्डर हुआंग चीखे और गलती से धुंध उनकी नाक में चली गई। उनका शरीर भी एल्डरली की तरह सिकुड़ गया और जल्द ही वे भी हड्डियों में सिमट गए। जैसे ही शहर पर खूनी धुंध छाने लगी, हजारों की संख्या में मांस और रक्त के समूह इधर उधर उड़ने लगे। कुडोंग शहर में छाई धुंध के बीच एक विशाल रक्तरंजित भंवर के उभरने की तेज गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। भंवर के बीच का हिस्सा अतुलनीय रूप से अंधेरा था। समूह के तैरते हुए पुल के ऊपर का अस्पष्ट मांस और रक्त भंवर के केंद्र में ब्लैक होल में खींच लिया गया और चुपचाप गायब हो गया। ये कौन कर रहा है? शहर से कुछ ही दूरी पर कई लाल नावें गरज रही थीं। पहली नाव पर भूरे रंग का चोगा पहने एक बूढ़ा आदमी जोर से चिल्लाया। हर लाल रंग की उड़न नाव पर 7-8 युवा ताओवादी पुजारी सवार थे। आगे की स्थिति को देखते हुए वे थोड़े अलग लग रहे थे। वे कुडोंग शहर के सबसे बड़े ताओवादी संप्रदाय किंगलिन संप्रदाय थे। वे स्वर्गपालौकिक अमर पंथ की एक शाखा थे। हवा में एक अजीबोगरीब दृश्य देखकर वे उस भयावहता की एक झलक पाने के लिए समय रहते वहां पहुंच गए। पूरा शहर अब एक घिनौनी खूनी धुंध से भर गया था। शहर में सफेद हड्डियां ढेर हो गई थीं और आसमान से काले बादलों में अभी भी मांस और खून का एक धुंधला ढेर उठ रहा था। राक्षस का कैदी भूरे चोगे वाले बूढ़े आदमी ने आंखें फोड़ लीं और चीख उठा। वह आकृति लाल उड़ती हुई नाव से उड़ी और उसकी उंगलियां बादलों के भीतर तलवार की तरह नुकीली थीं। उसके पीछे से एक धूसर तलवार प्रकट हुई, आकाश में उठती हुई एक लंबी स्पष्ट ध्वनि के साथ। कंपन के नीचे वह दर्जनों धूसर उड़ती तलवारों में बदल गई जो धुंध की ओर दौड़ पड़ी। उनके पीछे युवा शिष्यों ने स्थिति देखी।
उड़ती हुई लाल नावें तितर बितर हो गईं और खुल गईं। वे झंडों की कतार से बाहर निकलकर उसे व्यवस्थित करने लगे। हालांकि कुछ ऐसा हुआ जिसने उन्हें चौंका दिया। भूरे वस्त्र पहने बूढ़े ने सैकड़ों धूसर तलवारें आसमान में उछालीं। जैसे ही तलवारें हवा में विशाल रक्तरंजित बादल को छूतीं, वे समुद्र में गिर गईं। वह इतना भयभीत था कि आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। अचानक बादलों के बीच से एक भिनभिनाहट सीसीटी की तरह गूंजने लगी। काले बादलों से 2 रक्त रंग के कोहरे के तीर बिजली की गति से बूढ़े आदमी की ओर उड़े। मानो टेलीपोर्टेशन हो गया हो, वे तेजी से उसके शरीर में घुस गए। बूढ़ा आदमी अचानक अकड़ गया, उसका चेहरा लाल से सफेद हो गया। उसका शरीर कांपने लगा और वह हिल नहीं पा रहा था। एल्डर मोंझांग किंगलिन संप्रदाय के अन्य शिष्यों ने एक दूसरे की ओर देखा। जल्दी करो, भाग जाओ। भूरे कपड़े पहने बूढ़ा आदमी बस कुछ ही शब्द बोल पाया, यहाँ तक कि उसका चेहरा लाल हो गया। उसका पूरा शरीर सड़ गया, मांस और खून के एक बेजान ढेर में बदल गया। गर्दन से बाहर निकलकर हवा में खून के बादल के भंवर की ओर उड़ गया। सिर्फ भूरे लबादे में लिपटी हड्डियां ही हवा से नीचे गिरीं। इस दृश्य ने किंगलिन संप्रदाय के अनुयायियों को स्तब्ध और भ्रमित कर दिया। बूढ़ा आदमी देखने में भले ही साधारण लग रहा था, लेकिन असल में वह संप्रदाय के 3 बुजुर्गों में से एक था। उनकी महारत ने हर शिष्य का सम्मान अर्जित किया। दुर्भाग्य से, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली और बलवान क्यों न हो, वह इस खूनी बादल का मुकाबला नहीं कर सका। जिन शहरों और कस्बों से वह विशाल रक्त बादल गुजरा, वहाँ कुछ नामी गिरामी परिवार थे जो उससे मुकाबला कर सकते थे, लेकिन अंत में नतीजा एक ही निकला। उनमें से हर एक का अंत उस भूरे वस्त्रधारी बुजुर्ग की तरह ही होता, जो हाड़ मांस का रह जाता। शाम तक क्यूडोंग शहर में कोई भी जीवित प्राणी नहीं बचा था। शहर के अंदर ढेर लगी अलग अलग आकार की अनगिनत सफेद हड्डियों के अलावा शहर के चारों ओर दर्जनों भूरी हड्डियां बिखरी हुई थीं। खूनी भंवर तो गायब हो चुका था, लेकिन विशाल बादल अभी भी बना हुआ था। वह पहले से ज्यादा लाल और घना था। खून में सना हुआ कीमा बनाया हुआ मांस का ढेर दूर से नंगी आंखों से देखा जा सकता था। ये रक्त रंजित धुंध लुढ़कते हुए आपस में गुंथ गई। रक्त रंग की भांग की रस्सियों के एक जोड़े में बदल गई और फिर एक दूसरे से उलझकर मोटी रक्त की रस्सी बन गई। जैसे जैसे मजबूत रक्त रस्सियों का एक धागा उलझता गया और लगातार मुड़ता गया, अंततः वह 10 फीट से अधिक मोटे लंबे सांप में बदल गया। लंबे सांप की शक्ल सूरत से ऐसा लग रहा था मानो अभी अभी उसकी केचुई उतारी गई हो, किसी विशालकाय अजगर जैसी। शरीर पर जमा लाल रक्त की बूंदें मानो किसी भी समय एक रेखा में जम गई हों, पर वे कभी गिरती नहीं थीं। सांप के सिर पर लालटेन के आकार की 2 सुनहरी आंखें थीं। सुनहरी रोशनी अंदर आ रही थी, लेकिन ज्यादा गुस्सा नहीं था। इस क्षण उसकी मृत सुनहरी आंखों में अचानक चमक आ गई। पिंजरे के चारों ओर रक्तिम लाल बादल छा गए और वह तेजी से पानी चूसती वेल की तरह लहराने लगा। कोहरा छटने के साथ ही सांप का शरीर थोड़ा ठोस हो गया। उसके पेट के नीचे पंजों जैसे 4 उभार दिखाई देने लगे। जैसे जैसे सांप की पलकें ऊपर उठती गईं, उसकी आंखों की सुनहरी रोशनी और भी तेज होती गई। इस रोशनी से एक सुनहरा शल्क बन गया। जैसे जैसे सुनहरी रोशनी का दायरा बढ़ता गया, पंखे के आकार के सोने के तराजू एक पंक्ति में खड़े होकर लंबे सांप की पूंछ तक लहर की तरह फैलते गए। इसी समय शेष रक्त बादल तेजी से घूमने लगा, जिससे धीरे धीरे सांप समृद्ध होता गया। उर्ग। काफी देर बाद एक धीमी सी ड्रैकोनिक ध्वनि गूंजी और क्यूडोंग शहर पर छाए खून के बादल आखिरकार छट गए। 10 फुट से भी ज्यादा लंबा एक सुनहरा अजगर उसके बीच से फिसलकर बाहर आया। कुछ देर हवा में रहने के बाद उसका पूरा शरीर सुनहरी रोशनी से चमक उठा। जब स्वर्ण प्रकाश एकत्रित किया गया तो मूल स्वर्ण ड्रैगन गायब हो गया और उसकी जगह एक हृष्ट-पुष्ट स्वर्ण वस्त्रधारी व्यक्ति आ गया। सुनहरे वस्त्र पहने वह आदमी अधेड़ उम्र का लग रहा था। वह कोई और नहीं बल्कि सुनहरे जियाओ सर्प का स्वामी था। पूर्वजों में से एक ने गोली चलाई और एक विशाल सुनहरे प्रकाश वाला हाथ का निशान उड़कर क्यूडोंग टावर से टकराया। टकराना, बजरी से निकली धूल पूरे शहर के द्वार पर भर गई और क्यूडोंग टावर ढह गया। इन मांस और रक्त पुनर्निर्माण को केवल इस हद तक बहाल किया जा सकता है, एओजू ने खुद से कहा। जब पूर्वजों ने अपनी बात पूरी कर ली तो उन्होंने फिर से अपनी आंखें बंद कर लीं और मन ही मन कोसने लगे। उनकी आंखें उसकी पलकों के नीचे तेजी से घूमने लगीं। थोड़ी देर बाद उसने अपनी आंखें खोलीं और उपहास किया, अरे, किसी के शरीर से जबरदस्ती ज्यादा मात्रा में रक्तसार निकालना तो मजाक है। देखता हूँ तुम्हारे पास क्या क्या तरकीबें हैं। सुनहरे वस्त्र वाला आदमी एक प्रकाश की किरण में परिवर्तित हो गया और पूर्वी सागर की दिशा में उड़ गया। अध्याय 444 समुद्र के ऊपर अथक खोज। अनुवादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद संपादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद। डोंगलिन शहर के नाम से जाने जाने वाले मलबे के ऊपर हवा में एक स्थिर विशाल नीला लौकी लटका हुआ था। लौकी के ऊपर एक बुजुर्ग व्यक्ति नीले रंग का चोगा पहने बैठा था, जिसने अपने बर्फीले सफेद बालों के बावजूद उसके नीचे एक युवा चेहरा देखा। ताओवादी बागुआ प्रतीकों से सजी उसकी ढीली चोगी हवा में हल्की सी लहरा रही थी, लेकिन वह बूढ़ा व्यक्ति खुद पहाड़ की तरह स्थिर था, यहाँ तक कि उसकी झरने जैसी दाढ़ी और लंबी भौहें भी तेज हवा के बावजूद स्थिर थीं। उसके दाहिनी ओर रहस्यमय दर्पण था, जिसकी ठंडी सतह से हल्की लेकिन निश्चित चमक निकल रही थी। मानव आकृतियां और परछाइयां दर्पण में टिमटिमा रही थीं, और गहराई से देखने पर पता चलता कि यह वास्तव में डोंगलिन शहर में घटी घटना को दोहरा रहा था। बुजुर्ग व्यक्ति की आंखें धीरे धीरे चमक रही थीं जब वह उस घटना को बार बार देख रहा था। कैसे उसके कई कनिष्ठों की दर्दनाक मौत हुई, कैसे किंग न्यू ने आत्मविनाश किया, कैसे जेड उस राक्षस के मुंह में पूरी तरह समाकर मर गया। उसका चेहरा स्थिर और निष्क्रिय था, लेकिन उसकी आंखों में गहरे बदले की भावनाएं धीरे धीरे तैर रही थीं।
वह बुजुर्ग व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि ZU का गुरु था, स्वर्ग पारमार्थिक अमर पंथ का महान नेता वू चेन। पहले उसने महाद्वीप के किसी कोने में किसी गुप्त स्थान पर एकांत जीवन जीने की योजना बनाई थी ताकि साधना में अपनी वर्तमान बाधा को पार कर सके। हालांकि जब उसे एक अजीबोगरीब घटना का आभास हुआ तो उसने इसे एक ऐसे बिंदु के रूप में इस्तेमाल करने की योजना बनाई जब वह फिर से सांसारिक मामलों में लग जाएगा। आखिरकार उस बाधा में फंसा रहना उसे परेशान कर रहा था और अब जबकि उसके लिए नई अंतर्दृष्टि प्राप्त करने का एक संभावित प्रकाश था, वह और अधिक जानने के अवसर का लाभ उठाने के लिए उत्सुक था। हालांकि कुछ देर बाद पंथ को बुरी खबरों का तांता लग गया, जिनमें ये भी शामिल था कि उनके अपने शिष्य की इस घटना में मृत्यु हो गई। इससे एक ऋषि जो ज्यादातर उदासीन स्वभाव के थे सिहर उठे और उन्हें यह एहसास हुआ कि एकांत में साधना के प्रति पूर्ण समर्पण भी महत्वहीन हो जाता है। बेहद कटुता से भरे वू चेन तुरंत घटनास्थल की ओर दौड़े। वू चेन ने अपनी कलाई घुमाकर रहस्यमय दर्पण को थाम लिया। इस बार उसकी हथेली पर एक कांसे का सीनान था। दाहिने अंगूठे और तर्जनी ने कई बार मलबे के बीच कहीं इशारा करते हुए अंगूठी बनाए तो सफेद हड्डियों के ढेर के बीच सोने की एक हल्की सी चमक धीरे धीरे हवा में तैर गई। नोट: यह एक प्राचीन चीनी कंपास है। यह एक प्लेट के ऊपर रखे सूप के चम्मच जैसा है जिस पर दिशाएं लिखी हैं। इसका आकार एक छोटे जियाओ ड्रैगन जैसा था। ये कांसे के सीनान में उड़ने से पहले कुछ देर तक हवा में घूमता और तैरता रहा। अब सीनान को हाथ में लिए, जिसकी नोक हरे रंग में चमक रही थी, वू चेन का नीला लौकी अचानक नीली रोशनी की एक तेज धारा में बदल गया जो हवा में उत्तर पूर्व की ओर बह रही थी। कुछ ही झिलमिलाहटों में नीली रोशनियां आकाश के किनारे में लुप्त हो गईं। आधा महीना बीत चुका था। डोंगझोउ महाद्वीप के उत्तर पूर्वी तटरेखा के किनारे एक समुद्र तट पर एक हरे पंखों वाला उड़ने वाला जहाज धीरे धीरे नीचे उतरा, जिससे पता चला कि उसका सवार हरे रंग की शर्ट पहने एक युवा वयस्क व्यक्ति था। यह कोई और नहीं बल्कि शिम्यू ही था, जो समय के साथ दौड़कर उस जगह पहुंच गया था जहां वह अभी था। जब उसने ज्वार को काली चट्टानों से टकराते देखा और खारे हवा की खुशबू उसकी नाक में भर गई तो शिम्यू को आखिरकार थोड़ी राहत मिली। कई के संदेश के अनुसार वह उस द्वीप तक पहुंचने से बस कुछ ही मील दूर था जिसका जिक्र नीला वानरों के राजा ने पहले किया था। उसे बस जल्दी जल्दी अपनी यात्रा जारी रखनी थी। ज्यादा से ज्यादा 7-8 दिन। शिम्यू ने अपने हाथ खोले और उसकी हथेलियों से 2 धूसर सफेद आत्मिक पत्थर नीचे जमीन पर गिर पड़े। इन कुछ दिनों में वह बिना आराम किए आत्मिक पत्थरों के जरिए अपनी खोई हुई आत्मिक ऊर्जा को पुनः प्राप्त करते हुए हरे पंखों वाली उड़ती हुई गाड़ी चला रहा था। अब तक उसे अपनी पूरी ऊर्जा का लगभग 70 से 80% ही वापस मिल पाया था। अचानक शिम्यू की भौहें ऊपर उठ गईं। उसे एक जानी पहचानी आध्यात्मिक झुंझुनी तेजी से अपनी ओर आती हुई महसूस हुई। एक पीड़ा के साथ उसका मन भय के एक तीव्र दौर से भर गया। बिना किसी हिचकिचाहट के शिम्यू ने तुरंत एक परिचित हाथ का संकेत दिया तथा अपने पैरों के नीचे हरे पंखों वाली उड़ती हुई गाड़ी को तेजी से आगे बढ़ाया, जिससे वह उत्तर पूर्व दिशा की ओर हरी रोशनी की एक किरण की तरह तेजी से आगे बढ़ गई। गाड़ी चलाते हुए उसने अपना सिर उस तरफ घुमाया जहां से वह अक्सर आता था। उसकी आंखें सुनहरी रोशनी की धाराओं में डूबी हुई थीं। क्षितिज में दूर तक झांककर वह बिल्कुल साफ देख सकता था। एक सुंदर सुनहरी आकृति हवा में भयानक गति से चमक रही थी। मामला और भी बदतर हो गया। उस चीज का आकार हर सेकंड बड़ा होता जा रहा था। कहीं जा रहे हो छोटे बदमाश? अचानक शिम्यू के कानों के पास एक तेज आवाज गड़गड़ाहट की तरह गूंजी। यह एओजू था, सुनहरा जियाओ ड्रैगन। शिम्यू ने अपनी गति बढ़ा दी और पूरी ताकत से आगे बढ़ने लगा। इस समय उसके पास ये सोचने का भी समय नहीं था कि आखिर सुनहरे जियाओ ड्रैगन ने इतने कम दिनों में ही कैसे अपना मांस और शरीर फिर से बढ़ा लिया, जबकि वह पूरी यात्रा में उसका पीछा कर रहा था। नहीं, केवल एक ही बात उसके दिमाग में बार बार घूम रही थी, वह ये कि स्वर्ण जियाओ ड्रैगन के लिए ये कितनी आसानी से होगा कि वह अपनी स्वर्गिक शक्तियों से शिम्यू की अल्प पृथ्वी श्रेणी के विरुद्ध उसे पूरी तरह से नष्ट कर दे। हरे रंग की गाड़ी की गति औसत लोगों के लिए बहुत कमजोर नहीं हो सकती है, लेकिन स्वर्ग श्रेणी के शक्तिशाली वाहन के लिए ये हास्यास्पद रूप से महत्वहीन थी। बिल्ली और चूहे का खेल कई 100 मील तक इसी तरह चलता रहा। फिर भी शिम्यू और उसके लगातार पीछा करने वाले के बीच की दूरी खतरनाक दर से कम होती जा रही थी। कुछ ही मिनटों में दोनों के बीच की दूरी घटकर कुछ मील रह गई। इस समय उसके पीछे का आकाश अचानक हिल गया और एक सुनहरा जियाओ ड्रैगन पंजा अचानक हवा में चीरता हुआ शिम्यू की पीठ की ओर आया। शिम्यू का दिल कांप उठा। उसने अपना हाथ उठाया और अपनी उंगलियों से कई दर्जन ताबीज निकाले, जो उड़ते हुए ही कुछ बेसिन के आकार के लाल आग के गोलों में बदल गए और फिर सुनहरे जियाओ ड्रैगन पंजे की मृग तृष्णा से टकरा गए। बूम बूम बूम, वे सुनहरे पंजे के भीतर करीब पहुंचने पर एक साथ फट गए, जिससे पहियों के आकार के ज्वलंत बादलों के विशाल रोल बन गए, जिससे आकाश का ये भाग लाल हो गया। हालांकि ये बहुत कम समय के लिए मृग तृष्णा को रोकने में सफल रहा, जिससे इसकी चमक थोड़ी कम हो गई और फिर एक बार फिर से हवा में उछाली गई पहाड़ी की तरह बल के साथ शिम्यू का पीछा किया। लेकिन अब उसके रास्ते में बाल्टी के आकार के कई चौड़े हिमखंड और बर्फ के भाले खड़े थे। शिम्यू ने मृग तृष्णा पर लगातार कई आकर्षक हमले जारी रखे, जिससे उसकी चमक और हमले में काफी कमी आ गई। फिर भी ऐसा लग रहा था कि इससे उसकी गति पर कोई असर नहीं पड़ा। शिम्यू ने अपने टोटेम परिवर्तन को पूरा करने के लिए समय लिया था, जहां उनका शरीर काले तराजू की मोटी परतों से ढका नहीं था, जबकि उन्होंने अपने हाथ में स्वर्गीय उल्कापिंड काले लोहे के चाकू को कसकर पकड़ रखा था। सुनहरा पंजा अपने निशाने से लगभग 3 फीट दूर आ गया था। शिम्यू अचानक घूम गया, उसका ब्लेड काली चमक की परत से ढक गया और उसने एक झटका मारा।
आज तलवार की 13 किरणों की चमक एक साथ एक चमकदार ब्लेड किरण में परिवर्तित हो गई। टकराना। ब्लेड ने किसी तरह सुनहरे पंजे वाली मृगतृष्णा को काट दिया था तथा उसे 2 भागों में विभाजित कर दिया था तथा दोनों भाग टुकड़ों में बिखर गए थे। शी म्यू को अपने सीने में हल्की राहत महसूस हुई। उसने शर्त जीत ली थी। इससे शी म्यू अंदाजा लगा सकता था कि हालांकि जियाओ ड्रैगन ने अपना भौतिक शरीर तो वापस पा लिया था, लेकिन बाद के स्वर्ग पद की अपनी मूल शक्तियां उसे वापस नहीं मिलीं। ज्यादा से ज्यादा ऐसा लग रहा था कि वह मध्य स्वर्ग पद तक ही पहुंच पाया है। उसकी खुशी का जश्न एक पल भी नहीं चला। मृगतृष्णा के टुकड़े पूरी तरह बिखरने से पहले ही सुनहरे पंजे का एक और गोला तेजी से उसकी जगह ले गया, जिसके सिरे ठंडी चमक के साथ शी म्यू की पीठ की ओर झपटे। घबराहट और सोच विचार के आवेश में शी म्यू ने अपने शरीर में संचित आत्मिक ऊर्जा को मुक्त कर दिया और उड़न गाड़ी मृगतृष्णा से बचने के लिए गोता लगाने लगी। फिर भी वह अभी नीचे उतरी ही थी कि सुनहरे पंजे वाली मृगतृष्णा, जिसके 5 पंजे सुनहरे खंभों जैसे थे, तुरंत गोता लगाने लगी, मानो उसे पहले से ही पता हो कि शी म्यू कहाँ जाने वाला है। ऐसा लग रहा था कि वह हरे पंखों वाली उड़न गाड़ी को अपनी मुट्ठी में कसकर जकड़ लेगी। तभी शी म्यू की इच्छा से उड़ती हुई गाड़ी अचानक हवा में गायब हो गई। जैसे ही उस व्यक्ति का शरीर सहारा खो बैठा, वह समुद्र की ओर गिरने लगा। अपना निशाना चूकने पर सुनहरे पंजे ने अपनी दिशा बदली और नीचे की ओर झपटा, इंसान को अपने हाथ में जकड़ने के लिए। जैसे ही पंजे के सिरे शी म्यू के चारों ओर घूमने ही वाले थे, उसकी पीठ के पीछे लाल रंग की एक चमक उठी। आग की लपटों के 2 गोले निकले और तेजी से 2 ज्वालाओं पंखों में बदल गए। पंख हवा में फड़फड़ाए और शी म्यू लाल रोशनी की एक किरण में बदल गया, जो तेजी से दूसरी दिशा में जा रही थी। वह पंजे के पंजों के बीच के घने अंतराल से उसकी पकड़ से बच निकलने में कामयाब रहा। सौभाग्य से शी म्यू का आकार इतने बड़े पंजे के लिए थोड़ा छोटा था। इसके अलावा ज्वलंत पंखों की गति हरे पंखों वाली उड़ान गाड़ी की तुलना में कम से कम 2 या 3 गुना अधिक थी। अपनी नजदीकी चूकों को मौके के तौर पर इस्तेमाल करते हुए शी म्यू ने अपने परिवर्तन को पहले ही दूर कर दिया था और अपनी उड़ान में मदद के लिए खुद को एक उच्च श्रेणी का पवन मंत्र भी दिया था। उसने अपनी ज्वाला जैसे पंखों को पूरी ताकत से फड़फड़ाया, जिससे वह समुद्र की सतह पर तेजी से फैलती हुई लपटों की एक ज्वाला में बदल गया। उसकी गति ने एक तेज तूफान पैदा किया, जिसने समुद्र की सतह को 2 सफेद खिलती हुई ज्वारीय लहरों में विभाजित कर दिया। उसने अपने और एओजू के बीच की दूरी को सफलतापूर्वक बढ़ा दिया, जिससे एओजू को काफी निराशा हुई। उसे पकड़ने की उसकी पिछली 2 कोशिशें नाकाम रहीं, लेकिन सुनहरे जियाओ ड्रैगन को भी हार का सामना नहीं करना पड़ा। आस्तीन को पीछे की ओर घुमाते हुए एओजू का शरीर लाल और सुनहरे रंग के मिश्रण में चमक उठा। जैसे ही वह उस ओर बढ़ा जहां शी म्यू था, पवन आकर्षण की पूरक सहायता से शी म्यू की गति और भी अधिक विनाशकारी हो गई। फिर भी एओजू की तुलना में यह अभी भी बहुत कमजोर थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, उनके बीच की दूरियां एक बार फिर कम होती गईं। शी म्यू अपने पीछे तेज हवाओं का शोर महसूस कर सकता था, जो उसे बता रही थी कि उसका पीछा करने वाला उसके और करीब आ रहा है। उसने एक नजर डालने के लिए भी अपना सिर घुमाने की हिम्मत नहीं की। उसे डर था कि ऐसा करने से उसकी गति थोड़ी धीमी हो जाएगी और एओजू उससे आगे निकल जाएगा। अपने लक्ष्य को अपने सामने पड़ा देखकर एओजू की सुनहरी भौहें उठ गईं और उसने अपने हाथों को अपनी छाती पर रखकर अपने सामने एक घेरा बना लिया। उसके होंठ खुले और हल्के से बंद हो गए और वह एक अस्पष्ट रहस्यमय मंत्र का जाप करने लगा। फिर जैसे ही उसकी आंखों से सुनहरी रोशनियां चमकीं, उसके शरीर पर चमकदार रोशनी की सुनहरी फुहारें फूट पड़ीं और फिर वह उसे घेरने लगी। फिर उस रोशनी की पृष्ठभूमि में उसकी मानव आकृति 10 गज लंबे सुनहरे सांप में बदल गई और उसके सुनहरे शल्क उसके पूरे शरीर पर छा गए और उसने अपने नुकीले दांत खतरनाक तरीके से बाहर निकाले। जैसे ही उसकी सुनहरी आंखें हवा में फैल गईं, उसका शरीर सुनहरा चमक उठा और एक चीख आसमान में गूंज उठी। सुनहरे जियाओ ड्रैगन की गति अचानक बढ़ गई, जैसे कि शी म्यू के पीछे एक सुनहरी बिजली चमक रही हो। पीछा किए जा रहे व्यक्ति को अपने पीछे अचानक से खतरनाक गति से आती शक्तिशाली धड़कनों का एहसास हो सकता था। शी म्यू ने दांत पीस लिए और उसका बायां हाथ झुलसकर काला पड़ गया। लाल रंग के चिन्हों के छल्ले उभर आए और उनमें से सफेद लपटें निकलने लगीं और अगले ही पल सफेद लपटें उसकी बांह से निकलकर उसकी पीठ के पीछे धधकते पंखों में समा गईं। वाह! शी म्यू के पंख अचानक 10 गुना फैल गए और सफेद लपटें उनके पंखों से होकर गुजरने लगीं। एक ही फड़फड़ाहट के साथ उसके आसपास का दृश्य अचानक उसके पीछे इतना धुंधला हो गया कि वह उन्हें पहचान ही नहीं पाया। शी म्यू एक विशालकाय सिंदूरी समुद्री पक्षी में बदल गया था, जो आगे की ओर भाग रहा था। वह अपने विशालकाय ज्वाला जैसे पंखों की फड़फड़ाहट से महसूस कर सकता था कि एओजू की उपस्थिति कमजोर होती जा रही थी, क्योंकि वह बेजोड़ गति से आगे बढ़ रहा था। 15 मिनट बाद शी म्यू अब भी सुनहरे जियाओ ड्रैगन के आध्यात्मिक हस्ताक्षर को महसूस कर सकता था, लेकिन अब वह उसे देख नहीं पा रहा था। साथ ही उसकी उड़ान लड़खड़ाते हुए उसके पंख सिकुड़ने लगे थे। वह जानता था कि यह इस बात का संकेत था कि वह अपनी वास्तविक क्यूई का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहा था। अत्यधिक परिश्रम का जोखिम उठाने से बचते हुए उसने अपने पंख वापस खींच लिए और हरे पंखों वाली उड़ती हुई गाड़ी को बुलाकर उस पर सवार हो गया और साथ ही एक उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन में संग्रहित विशाल आत्मिक ऊर्जा को भी अवशोषित कर लिया। उसने अभी अपना पेट भरा ही था कि एक बार फिर उसे एक भयानक चीख सुनाई दी। वह अचानक मुड़ा और देखा कि दूर क्षितिज पर लगभग 10 गज लंबा एक सुनहरा अजगर भयानक गति से उसकी ओर बढ़ रहा था। अध्याय 445 लगातार पीछा करने वाला। अनुवादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद संपादक
एंडलेस फैंटेसी अनुवाद। शी म्यू केवल अपने दिल की सारी झुंझलाहट चीख कर बाहर निकाल सका। अपने हरे पंखों वाले उड़न गाड़ी को हाथ के इशारे से विदा करते हुए और फिर एक अन्य हाथ के इशारे से अपने विशाल ज्वाला पंखों को बुलाते हुए उसने अपने पंख फड़फड़ाए और देखते ही देखते गायब हो गया और केवल आग की धुंधली छवियां ही छोड़ गया। गर्रा। अगले ही क्षण जैसे ही उसने पीछा किया, उसके शरीर से सोने की वर्षा होने लगी। समुद्र के ऊपर आसमान में रोशनी की एक लकीर जो लाल और सफेद रंग का मिश्रण लग रही थी, तेज रफ्तार से हवा में फैल रही थी और एक सुनहरी पीली चमक लगातार उसका पीछा कर रही थी। एक बार फिर ये बिल्ली और चूहे का खेल जैसा लग रहा था, क्योंकि शिकारी अपने शिकार को अपनी नजरों से ओझल होने नहीं दे रहा था। प्रकाश का पहला निशान इस मायने में अनोखा था कि कभी कभी यह बहुत तेज होता था तो कभी बहुत बहुत धीमा। कभी कभी यह इतना तेज होता था कि मानो टेलीपोर्टेशन हो रहा हो, जिससे यह अपने और अपने शिकारी के बीच काफी दूरी बना लेता था। लेकिन कभी कभी यह अपने पीछे दौड़ रहे सुनहरे प्रकाश से भी बहुत धीमा होता था। दरअसल ये पूरे 3 दिन तक चलता रहा। उनके बीच की दूरी में कोई खास बदलाव नहीं आया। शी म्यू कभी भी सुनहरे जियाओ ड्रैगन को अपने निशान से नहीं हटा पाया और इसी तरह सुनहरा जियाओ ड्रैगन भी उसे पकड़ नहीं पाया। फिर भी शी म्यू के दिल में केवल हताशा ही बढ़ती जा रही थी। अपने विशाल ज्वाला पंखों और हरे पंखों वाली उड़न गाड़ी को कुशलतापूर्वक बदलकर वह इस राज्य में अपनी सबसे खराब स्थिति को स्थिर करने में कामयाब रहा। फिर भी इसकी कीमत उससे कहीं अधिक थी जितना वह स्वीकार करना चाहता था। न केवल उसने अपने पास मौजूद सभी उपचारात्मक गोलियों को समाप्त कर दिया, बल्कि इसके लिए उसके लगभग सभी उच्च श्रेणी के आत्मा पत्थरों की भी कीमत चुकानी पड़ी। चूंकि उसे ज्वलंत पंखों को नियंत्रित करने के लिए एक हस्त चिन्ह और लगातार श्वेत ज्वालाओं की शक्तियां प्रवाहित करने के लिए एक और हाथ की आवश्यकता थी, इसलिए उड़ान के दौरान अपनी खोई हुई ऊर्जा की पूर्ति के लिए उसके पास कोई प्राकृतिक साधन नहीं था। इसलिए अपने उच्च श्रेणी के आत्मिक रत्नों की सहायता के बिना, भले ही उसके पास मध्य श्रेणी के आत्मिक रत्नों की प्रचुरता हो, वह हरे पंखों वाले उड़न गाड़ी चरण में रहते हुए अपनी खोई हुई वास्तविक क्यूई की पूर्ति शीघ्रता से नहीं कर पाता। उसके पास केवल 3 या 4 उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन बचे थे, यानी उसकी सीमा लगभग आधे दिन और थी। उसके मन में एक विचार आया और उसकी हरे पंखों वाली उड़न गाड़ी की गति काफी धीमी पड़ गई। उसके सामने समुद्र प्रचंड हवाओं और लहरों में उलझा हुआ था, मानो कोई विपत्ति आने वाली हो। उसने अपनी जादुई दृष्टि सक्रिय की और सावधानी से देखा। जहां वह था वहां से कुछ 100 मील दूर एक समुद्र तट पर लगभग 100 मील लंबे अंधकार में निम्बस के झुंड उसकी ओर दौड़े आ रहे थे। पहले तो शी म्यू को बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन कुछ देर सोचने के बाद वह बहुत खुश हो गया। अचानक स्पिरिट स्टोन्स को संरक्षित करने का विचार त्यागते हुए शी म्यू ने अपने हाथ से एक उच्च श्रेणी का स्पिरिट स्टोन निकाला। लालिमा की एक चमक के साथ उसने उसमें मौजूद ऊर्जा को तुरंत अवशोषित कर लिया। पत्थर के धूसर सफेद होते ही उसके विशाल ज्वलंत पंख फैल गए और उसकी गति एक बार फिर आसमान छूने लगी। उसने उड़ती हुई गाड़ी को पीछे धकेल दिया और खुद को गहरे लाल रंग की एक तीर की तरह बादलों की काली दीवार की ओर तेजी से बढ़ता हुआ पाया। वह अभी भी उस मंडली से लगभग 3-4 मील दूर था जब बिजली की गड़गड़ाहट ने उसके कानों को झकझोर दिया। दूर से काले बादलों का एक बादल आकाश में फैले काले कपड़े पर बेतहाशा घूम रहा था और छिटक रहा था। फिर एक के बाद एक बिजली की लंबी लंबी कौंधें चांदी की कैंची की तरह कपड़े को चीरती हुई निकली। शी म्यू ने निडर होकर अपने ज्वाला पंख फड़फड़ाए और बादलों की दीवार में गोता लगा दिया। गरज के साथ बिजली गरज रही थी। वह अभी अभी निम्बस के क्षेत्र में प्रवेश ही कर पाया था कि बेलगाम आंधियों के प्रहार से घनी बारिश उसके चेहरे पर बेरहमी से बरस रही थी। उसके चारों ओर अलग अलग दिशाओं से आने वाली आंधियां भयावह चीखें मार रही थीं, मानो बिना किसी एक दिशा के हर जगह धावा बोल रहे ड्रैगन हों। शी म्यू की आंखें सुनहरी थीं और उसके ज्वाला पंख फड़फड़ा रहे थे। वह बस हिलने ही वाला था कि अचानक उसने अपने पंख अंदर की ओर कर लिए और अपने शरीर को थोड़ा पीछे खींच लिया। धमाका। बिजली ठीक उसी स्थान पर गिरी थी जहां वह कुछ मिलीसेकंड पहले था। उसकी चांदी जैसी चमक ने उसके चेहरे को अस्वाभाविक सफेद रंग में बदल दिया, जबकि उसके शरीर में बिजली सी सुन्नता महसूस हुई। उसे होश में आने में कुछ वक्त लगा और उसके मन में एक विचार को आंधा। उसने तेजी से अपनी सुनहरी आंखों से बादलों को देखा और बारिश की भारी परतों के बीच से निम्बस की दीवार के बीचों बीच नजर डाली। बादल बीचों बीच उमड़ रहे थे, हवाएं भी वहां अपनी तेज होती जा रही थीं और यह सब बिजली की बढ़ती चमक की पृष्ठभूमि में हो रहा था, जो कभी कभी खंभों जितनी मोटी होती थी। हालांकि इन सब के बीच में लगभग 20 से 30 गज चौड़ा एक विशाल स्थान था जहां व्यवहारिक रूप से कुछ भी नहीं हो रहा था। न तूफान, न तेज हवाएं, न बिजली, न गरज, यहाँ तक कि बारिश भी नहीं। यही है तूफान की आंख। शी म्यू की पुतलियां पहचान में सिकुड़ गईं और उसने अपने पंख फड़फड़ाए और तूफानी बादलों जैसे विशाल बिजली, गरज और बेचैन बारिश के बीच से उड़ान भरते हुए तूफान की आंख की ओर बढ़ गया। बूम। बादलों में गड़गड़ाहट की एक और गड़गड़ाहट गूंज उठी। सुनहरा जियाओ ड्रैगन, जिसका पीछा करने के कारण वह तूफान में फंस गया था, अभी अभी बिजली के एक झटके से उसकी पीठ पर गिर पड़ा था। उस जगह से हरे धुएं का एक गुबार निकल रहा था। सच तो ये है कि बिजली का वह झटका जियाओ ड्रैगन के शरीर को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। उसके सुनहरे शल्कों पर जरा भी असर नहीं कर सकता था। हालांकि वह बादलों के बीच की ओर जितना ज्यादा उड़ता, बिजली उतनी ही तेज होती जाती, इतनी ज्यादा कि स्वर्ग श्रेणी का कोई भी महाशक्तिशाली प्राणी भी उसे पार नहीं कर पाता। सुनहरे जियाओ ड्रैगन ने अपने शरीर से एक घेरा बनाया और उसका शरीर सोने की तरह चमक उठा।
फिर उसका लगभग 10 गज लंबा शरीर अचानक छोटा हो गया और फिर से सुनहरे वस्त्र पहने एक अधेड़ उम्र के आदमी का रूप धारण कर लिया। उसने मुस्कुराते हुए अपने आसपास का जायजा लिया, फिर अपने दोनों हाथों से हाथ का इशारा किया। जवाब में उसके शरीर से सोने की अनगिनत धाराएं फूट पड़ीं और एक पारदर्शी सुनहरी ढाल बन गई। इसके बाद वह आगे बढ़ते हुए सुनहरे प्रकाश की एक चमक में बदल गया। कुछ ही पल बाद शी म्यू आखिरकार बादलों की आखिरी दीवार को पार कर तूफान के केंद्र में पहुंच गया। उसकी कमीज के कई हिस्से फटे या झुलसे हुए थे, सिवाय उसके नीचे की काली त्वचा के, जिससे वह थोड़ा ज्यादा ही जर्जर दिख रहा था। लेकिन उसके हाव भाव से आसानी से पता चल रहा था कि वह खुश था कि वह बच गया। यह आंख शांत थी, इसके चारों ओर चल रहे हिंसक तूफानों और झंझावातों के विपरीत। निम्बस की दीवार इस खाली स्थान के चारों ओर एक दीवार में बदल गई थी, जिससे यह स्थान 20 से 30 गज आकार के सिलेंडर जैसा लग रहा था, जिसमें तूफानी बादल नहीं थे जो नीचे समुद्र की अशांत सतह तक पहुंच रहे थे। शी म्यू ने कुछ देर अपने आसपास का निरीक्षण किया और अपनी छाती से 5 बैंगनी रंग के ताबीज निकाले, उन्हें हवा में उछाला और फिर दोनों हाथों से हाथों के कई इशारे किए और अंत में उनकी ओर इशारा किया। पांचों ताबीज मानो किसी अदृश्य शक्ति द्वारा संचालित हो रहे हों, 5 दिशाओं की ओर तब तक बहते रहे जब तक कि वे तूफानी बादल की दीवार से जुड़े हुए समुद्र के ऊपर तैर नहीं गए। शी म्यू उस दिशा में मुड़ा जहां से वह आया था, फिर एक झटके के साथ वह फिर से बादलों की दीवार में धंस गया। वह अभी वहां से निकला भी नहीं था कि एक हल्की फुसफुसाहट की आवाज गूंजी, जैसे एओजू बादलों की दीवार को चीरता हुआ उसकी आंख में घुस गया हो। अपने सुनहरे आवरण के कारण उसके शरीर को कहीं भी क्षति नहीं पहुंची थी, केवल उसके हाव भाव को छोड़कर, जो कि परेशान करने वाले चेहरे से कहीं अधिक था। तुम्हें क्या लगता है तुम कहाँ जा रहे हो, बदमाश? एओजू की आंखों में सोने की एक चमक सी चमक उठी। वह सामने की दीवार को पार करने ही वाला था कि उसे अपने आसपास एक बहुत ही कोमल, गुदगुदाती आध्यात्मिक धड़कन का एहसास हुआ। उसने सहज ही एक बार किया टकराना। सुनहरी जियाओं के हमले से शी म्यू का एक बैंगनी ताबीज चकनाचूर हो गया, लेकिन ये कोई जोरदार आवाज नहीं थी। ऐसा होते ही उसके अंदर से छोटी छोटी चिंगारियां निकलीं, जो उसके चारों ओर बादलों की दीवार में विलीन हो गईं। धमाका 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 धमाका, 4 और ध्वनियां गूंज उठीं, जबकि अन्य 4 तावीज भी चकनाचूर हो गए और उनकी महीन चिंगारियां पलक झपकते ही चारों ओर की दीवारों में जा लगीं। स्वर्ग त्रिग्राम पर आकर्षण पुस्तक में इन मंत्रों को थंडरफॉथ आकर्षण के नाम से जाना जाता था और इन्हें सामान्य मध्यम श्रेणी की तकनीकों में वर्गीकृत किया गया था। शी म्यू ने पुस्तक को पलटते हुए इनमें से केवल 5 ही बनाए थे। आमतौर पर इन मंत्रों का उपयोग केवल ऐसे तूफान के दौरान ही किया जा सकता था जिसका प्रभाव अनुपातहीन रूप से कमजोर हो, इसलिए इसे काफी हद तक बेकार माना जाता था। हालांकि यहीं इन छोटे आकर्षणों को इष्टतम वातावरण का लाभ मिला। शी म्यू, जो हवाओं के बादलों के बीच से गुजरा था, ने अपना सिर वापस आंखों की ओर घुमाया और देखा। बादलों की दीवार अचानक भयानक गति से फैल रही थी, खाली जगह की ओर सिकुड़ती जा रही थी, जब तक कि वह जगह केवल 5 गज की दूरी पर न रह गई। इसी बीच खंभे जैसी बिजली की चमक ने अपनी दिशा बदलकर केंद्र की ओर कर दी थी। बम! पहली बिजली कौंधी और खाली जगह में बिखर गई, फिर मानो किसी तरह की जंजीर टूट गई हो, दूसरी कौंधी, फिर तीसरी, चौथी। तूफान के खाली स्थान में बिजली चमक रही थी, जिससे तबाही मच रही थी। शी म्यू मुस्कुराया और देखा, फिर बहुत तेजी से उसने अपने पंख फैलाए और बादलों के किनारे की ओर उड़ गया। आउच! उसके भागने के 15 मिनट बाद घने बादलों के भीतर से एक भयानक चीख गूंजी। तभी लगभग 10 गज लंबा एक सुनहरा जियाओ ड्रैगन अचानक दीवारों को तोड़कर आकाश में उड़ गया। उसके सुनहरे शल्क टूटकर बिखर रहे थे, जबकि उसके शरीर पर लटकते ही उसके चारों ओर का सुरक्षा कवच अजीब तरह से हिल रहा था। यह कोई मनमोहक दृश्य नहीं था। एक दिन बाद समुद्र के ऊपर एक अनजान इलाके में तेज आंधी चल रही थी और ज्वार की लहरें गतिशील पहाड़ों की तरह लुढ़क रही थीं। वे एक दूसरे से भयंकर रूप से टकरा रही थीं और आगे बढ़ते हुए धीमी गड़गड़ाहट पैदा कर रही थीं। लाल और सफेद रंग का एक तीर अचानक आसमान के किनारे पर प्रकट हुआ और फिर तेजी से उसके पार चला गया। कुछ ही पलों में वह काले मूंगे की चट्टान पर एक जगह जा गिरा। वह कोई और नहीं बल्कि शी म्यू था। उसका चेहरा कागज की तरह पीला पड़ गया था। हाँफते हुए उसके पंख चमक उठे और सिकुड़कर उसके शरीर में सिमट गए। जहां से वह आया था वहां वापस मुड़ते हुए ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपनी पैंट के अंदर से भी राहत की सांस ली हो। उसने एक उच्च श्रेणी का स्पिरिट स्टोन निकाला और अपनी रियल क्यूई को पुनः प्राप्त करना शुरू कर दिया। एक दिन पहले उसने समुद्री तूफान का फायदा उठाया था, जिससे उसके और उसके पीछा करने वाले के बीच काफी दूरी हो गई थी और उसका पीछा करने वाला थोड़ा परेशान भी हुआ था। फिर भी ये जियाओ ड्रैगन के हौसले को कम करने के लिए काफी नहीं था। हालांकि उसकी असली क्यूई एक बार फिर बेहद कम हो गई थी और अब वह अपने आखिरी उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन का इस्तेमाल करने ही वाला था। फिर भी उसे उस द्वीप तक पहुंचने में अभी 2-3 दिन बाकी थे जहां नीला वानरों का राजा हो सकता था। शी म्यू हताश था। उसे लग रहा था कि उसे किसी कोने में धकेला जा रहा है, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। उसने लगभग हर संभव तरीका अपना लिया था, लेकिन उसका पीछा करने वाला हार मानने को तैयार ही नहीं था। तभी एक धीमी गड़गड़ाहट की आवाज वहां आई जहां वह खड़ा था। यह मध्यम स्वर की थी, फिर भी ज्वार की लहरों की तेज चीखें इसे छिपा नहीं सकीं। शी म्यू की भौहें ऊपर उठी और फिर उस दिशा में एक काले तीर की तरह दौड़ पड़ी। समुद्र के इस हिस्से के चारों ओर अलग अलग आकार की असंख्य काली मूंगे की चट्टानें थीं।
उनमें से कुछ तो 20 गज तक ऊंची थीं, मानो पानी से बाहर कोई पहाड़ी हो। शिम्यू चुपचाप एक पहाड़ी जैसी चट्टान पर उतरा और सामने की ओर देखने लगा। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसके सामने समुद्र में ज्वार भाटे की लहरें उठ रही थीं जो फिर अलग अलग आकार के भंवरों में बदल गईं। ऐसा लग रहा था मानो समुद्र की सतह उबल रही हो और सफेद भाप हवा में फैल रही हो। धुंध और भंवर के निकट एक विशालकाय काले समुद्री जानवर का सिर कभी कभी पानी से बाहर निकलता था, जिससे हवा में पानी उछलता था। ये जानवर लगभग 7-8 गज लंबे थे। उनके सिर मेढक जैसे भद्दे थे और उनकी काली त्वचा पर दाने थे। ये बिल्कुल बदसूरत जानवर थे। शिम्यू ठिठक गया, वाह! टोडफिन अपने ही आवास में भी अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ दृश्य थे। दरअसल शिम्यू इन समुद्री जीवों के बारे में सिर्फ किसी काल्पनिक किताबों के जरिए ही जानते थे। कहा जाता था कि पश्चिमी हे महाद्वीप के आसपास ये पूरी तरह विलुप्त हो चुके थे, लेकिन आज उन्होंने यहाँ इनका एक झुंड देखा। सामाजिक प्राणियों का एक विचित्र समूह होने के कारण ये जानवर अपने अलावा दूसरों के प्रति भी अविश्वसनीय रूप से क्रूर और निर्दयी थे। इनमें से प्रत्येक के शरीर में इतना जहरीला जहर था कि वह एक शक्तिशाली योद्धा को भी मार सकता था, और इसीलिए इन्हें घातक मुठभेड़ की उपाधि दी गई। अध्याय 446 मरे हुओं की सेना। अनुवादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद संपादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद। शिम्यू ने अपने आत्मिक ज्ञान से आसपास के वातावरण को देखा और उसकी अभिव्यक्ति और भी अधिक गिर गई। न केवल इस विशेष टोडफिन समूह की संख्या लगभग 100 थी, बल्कि उनमें से कम 7 या 8 पृथ्वी स्तर के थे, जबकि उनमें से अधिकांश लगभग जियान स्तर के थे। जैसे ही वह उस दिशा में मुड़ा जहां से वह आया था, उसकी आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। उसके चेहरे पर थोड़ी सी घबराहट के भाव उभर आए। उसने दांत पीसकर अपना हरा लबादा उठाया और उसे पहन लिया। अब जब उसने अपनी उपस्थिति छिपा ली थी, तो वह पास की चट्टानों की ओर दौड़ा। शिम्यू ने हाथ हिलाकर एक उपकरण तैयार किया और एक मंत्र पढ़ा। एक बिंदु से छोटे झंडे और एक चक्र उड़कर चट्टानों के आसपास के पानी में डूब गए। जादू की लहरें पूरे क्षेत्र में फैल गईं, लेकिन वे बहुत जल्दी ही फीकी पड़ गईं। पानी से बाहर निकले टोडफिन्स में से एक ने जैसे ही स्पंदनों की दिशा में मुड़कर देखा, उसे कुछ महसूस हुआ, लेकिन उस समय उसे कुछ भी अजीब नहीं लगा। टोडफिन्स अपनी बुद्धिमत्ता के लिए बिल्कुल नहीं जाने जाते, और यह टोडफिन्स उसी धारणा पर खरा उतरा। इसने बहुत जल्दी समझ लिया कि वहाँ कुछ भी नहीं है और उछलकर वापस समुद्र में डूब गया। आधे घंटे बाद पूरा इलाका इतना घना कोहरा छा गया कि अपनी उंगलियां भी दिखाई नहीं दे रही थीं। कोहरे की चादर ने टोडफिन के आवास को ढक लिया था। कोहरे के बावजूद समुद्र पूरी तरह शांत था। एक सुनहरी रोशनी भयानक गति से उस इलाके की ओर तेजी से बढ़ी। रोशनी पीछे हटी और एओजू सामने आ गया। अब तक वह थोड़ा थका हुआ लग रहा था, लेकिन भौहें चढ़ाकर उस इलाके में एक सरसरी नजर डालने के बाद उसने आंखें बंद कर लीं। कुछ देर तक माहौल को महसूस किया, फिर उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। मूर्ख! उसने अपना हाथ हिलाया। आज उसके हाथ से सुनहरी रोशनी का एक स्तंभ सफेद कोहरे की ओर निकला, जो भीतर से प्रकाश की एक सफेद परत के रूप में लुढ़कने लगा। सुनहरे खंभे ने सफेद पर्दे पर प्रहार किया, जिससे वह टिमटिमा उठा। ऐसा लग रहा था कि पर्दा इस हमले को झेल नहीं पा रहा था और कुछ ही मिनटों में ढह गया। सुनहरा खंभा पर्दे को तोड़ता हुआ उसके पार निकल गया और कोहरे में गायब हो गया। स्नैप! धरती से एक तेज आवाज गूंजी, मानो नीचे कुछ टूट गया हो। कोहरा छट गया, सिवाय समुद्र से बाहर निकली एक अकेली मूंगा चट्टान के। तभी एक हरा साया वहां से तेजी से निकला और कोहरे की ओर भागने की कोशिश करने लगा। आकृति के आकार और रूपरेखा से अंदाजा लगाया जा सकता था कि वह शिम्यू ही था। तुम्हें क्या लगता है तुम कहाँ जा रहे हो? आओजू ने उपहास किया और अपनी बाहें घुमाईं, जिससे कई अर्धचंद्राकार ब्लेडों में चमकदार सुनहरी रोशनी निकल रही थी, जो शिम्यू की ओर घूम रही थी। उसी समय आओजू खुद भी सुनहरी रोशनी के एक तीर में बदल गया और उसका पीछा करने लगा। शिम्यू की पीठ से एक ज्वलंत आभा फैलकर ज्वाला के 2 पंखों में बदल गई। इसी तरह उसने अपनी गति तेज कर दी और लाल रंग की एक लकीर के साथ कोहरे में विलीन हो गया। सुनहरे अर्धचंद्राकार ब्लेड भी सफेद कोहरे में लुप्त हो गए। आओजू की भौहें सिकुड़ गईं। सफेद कोहरे में एक जोरदार धमाका हुआ। उसकी चमक और आघात तरंग कोहरे को चीरती हुई चारों ओर फैल गई। हवा अशांत हो गई और एक चक्रवात बन गया। कोहरे के टुकड़े टुकड़े हो जाने से वे शीघ्र ही लुप्त हो गए। आरा! नीचे से गुस्से भरी दहाड़ें गूंजी, जैसे ही एक दर्जन बदसूरत काले जीव सतह पर आए। ये टोडफिन थे। हालांकि उनमें से शिम्यू पहले ही नजरों से ओझल हो चुका था। एओजू ने भौहें चढ़ाकर खुद को बीच में ही रोक लिया। मेंढकों ने गुस्से से भरी चीखों की एक तेज श्रृंखला निकालते हुए एओजू की ओर मुड़कर देखा और सीधे उस पर टूट पड़े। एक दूसरे से रगड़ खाते हुए उनकी त्वचा से काली चमक झलक रही थी। एक पल में हवा गड़गड़ाहट की गड़गड़ाहट से भर गई, मानो हजारों घोड़ों की भगदड़ मच गई हो। पानी की सतह से नीले गोलों की एक अंतहीन धारा फूट पड़ी और एओजू की ओर झपटी। नीले गोले रोशनी से झिलमिला रहे थे और हर एक गेंद बिजली की तरह उड़ रहा था। दिव्य ब्लूम बम! एओजू की भौहें सिकुड़ गईं। नीले गोले घनी बारिश की तरह बिना किसी जगह के फैले हुए थे और ओजो के लिए भागने की कोई जगह नहीं थी। हालांकि उसे इससे कोई परेशानी नहीं हुई। उसने बस अपनी बाहें फैला दी और अपने सामने लटके एक कफन में सुनहरी रोशनी की बड़ी बड़ी किरणें बिखेर दी। कफन ने अभी आकार लिया ही था कि नीले गोले उस पर टूट पड़े। गोले एक के बाद एक फटते गए, जिससे सुनहरे कफन में नीली रोशनी फैल गई। कफन झिलमिला उठा, जिससे वह थोड़ा अस्थिर लग रहा था। एओजू को क्रॉस किया गया। अपनी आस्तीन के एक झटके से उसकी बाह से एक सुनहरा खंभा टोडफिन्स के झुंड की ओर उछला।
जैसे ही वह उनके पास पहुंचा, रोशनियां चमकती हुई सुनहरी ब्लेडों की बौछार में बदल गईं। तभी एक टोडफिन के गले के अंदर से एक बेहद कर्कश चीख निकली। नीले गोले कफन से टकराना बंद कर सुनहरे ब्लेड में बदल गए। बूम बूम बूम, सुनहरी तलवार की किरणें और नीले गोले आपस में टकराकर धीमी गड़गड़ाहट का एक संगीतमय संगीत बन गए। नीले और सुनहरे रंग की चिंगारियां आपस में गुंथकर एक चमकदार जाल बना रही थीं, जिससे दोनों की शक्ति लगभग बराबर दिखाई दे रही थी, जबकि उनका तेज शोर कुछ 100 मील दूर तक फैल रहा था। एओजू का चेहरा काला पड़ गया और सुनहरे खंभों का बल बढ़ गया, जिससे वे सामान्य से भी ज्यादा मोटे हो गए। बदले में सुनहरे ब्लेड बड़े हो गए और उनकी संख्या भी बढ़ गई। नीले गोले तुरंत ही शांत हो गए, जबकि अतिरिक्त सुनहरे ब्लेड टोडफिन्स पर बरसते रहे, जिससे वे एक कोने में सिमट गए। सुनहरी रोशनियों से खून जमा देने वाली सिसकारियां गूंज रही थीं, जैसे काले विशालकाय शरीर सतह पर तैर रहे हों। समुद्र देखते ही देखते लाल हो गया था। एओजू मुस्कुराया। साधारण जानवरों के समूह को ये सोचने की हिम्मत कैसे हुई कि वे शक्तिशाली जियाओ ड्रैगन के सामने अपनी धाक जमा सकते हैं। तभी अचानक उसके पैरों तले समुद्र में गड़गड़ाहट हुई। एक जोरदार धमाके के साथ 7-8 बड़ी बड़ी काली आकृतियां पानी से बाहर निकलीं। ये पृथ्वी स्तर के टोडफिन थे। उनकी त्वचा पर भयावह निशान दिखाई दे रहे थे और उनके जख्मों से खून बह रहा था। इसके बावजूद ऐसा नहीं लग रहा था कि वे किसी गंभीर खतरे में हैं। हालांकि वे खतरनाक थे। उनकी आंखें खून से लथपथ थीं, मानो उन पर खून की प्यास सवार हो गई हो। बिना किसी हिचकिचाहट के वे एओजू की ओर बढ़े। उनकी दुश्मनी का शिकार खुद झुंड से पीछे नहीं हटा, बल्कि उसका बायां हाथ सुनहरी रोशनी से चमक उठा और फिर एक सुनहरा पंजा बनकर पानी के अंकुर पर वार करने लगा। अश अश, पंजा 5 अर्धचंद्राकार ब्लेडों में बट गया और 5 दिशाओं में उड़ते हुए। प्रत्येक ब्लेड का निशाना उसके आसपास के 5 टॉडफिन थे। पल भर में टॉडफिन 2 टुकड़ों में बट गए। खून और आंतरिक अंग छेद से बाहर निकलने लगे और फिर उनमें जीवन की कोई सुध बुद्धि नहीं रही। गर्जन। बाकी 3 मेंढकों ने जोर से जहरीली चीख मारी। उन्होंने अपने जबड़े चौड़े किए और आओजू पर 3 गहरे काले रंग की किरणें दागीं। किरणें अभी निशाने तक पहुंची भी नहीं थीं कि एक घनी मांस जैसी गंध हवा में फैल गई। ये पहली बार था जब एओजू के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। वह शालीनता से पीछे की ओर बढ़ा, काली रोशनी की किरणों की चपेट में आने से कतई इनकार कर रहा था। तभी एओजू की पीठ के पीछे की जगह में हलचल मच गई। सिर से पांव तक चांदी के कवच से ढंकी एक अकेली आकृति, एक प्रेत की तरह, एक काली छड़ी लिए उसके पीछे उभरी। ये यान लुओ था। जैसे ही यान लुओ प्रकट हुआ, उसने तुरंत अपनी छड़ी एओजू की ओर घुमाई, जिससे काली छड़ी की एक मोटी चमकदार आकृति उसकी पीठ पर आ गिरी। एओजू टोडफिन के हमलों से बचने की पीछे की गति पर अटक गया। यान लुओ के हमले को टाल नहीं सका। धमाक, उसका शरीर हवा में उछला और तुरंत ही काली रोशनी की 3 किरणें उस पर पड़ीं। किरणें काले धुएं के एक बड़े बादल में बदल गईं, जिसने एओजू को अपनी गिरफ्त में ले लिया। गर्जन। युद्ध की ललकार के साथ तीनों टोडफिन काले धुएं में दौड़ पड़े। कुछ दहाड़े और टक्कर की आवाजें हवा में गूंज उठीं। हालांकि धुआं इतना घना था कि बाहर कोई भी झांक नहीं सकता था। पहला वार सफलतापूर्वक लगने के बाद यान लुओ ने अपना ध्यान काले धुएं की ओर स्थानांतरित कर दिया। उसका शरीर धुंधला हो गया और वह पीछे की ओर चली गई। तभी प्रकाश की सुनहरी किरणें धुंध को चीरती हुई बादलों को चीरती हुई सूर्य की रोशनी की तरह चमक उठीं। जब मौसम साफ हुआ तो तीनों टोडफिन धुंध के भीतर से नीचे गिरे। उनके शरीर टुकड़ों में बटे हुए थे। वे लगभग मर चुके थे। चकाचौंध भरी सुनहरी रोशनी में एओजू अपने मूल जियाओ ड्रैगन रूप में वापस आ चुका था। इसके बावजूद उसके शरीर के कुछ हिस्से काले पड़ गए थे और जख्मों से एक गाढ़ी मादक गंध निकल रही थी। ये पक्का संकेत था कि एओजू जहर की चपेट में आ गया था। सुनहरे जियाओ ड्रैगन ने दूर खड़े यान लुओ पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक जबरदस्त चीख मारी। शाबाश शाबाश, तुमने एक सुनहरे स्पिरिट ऑर्ब के बराबर की मृत आत्मा को बाहर निकाल लिया। शी म्यू ने झुंझलाहट से मुंह बनाया। उसने अपनी सारी ताकत झोंक दी थी, अपना सबसे बड़ा तुरुप का पत्ता। यान लुओ भी, और फिर भी एओजू को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा। अरे यान लुओ, शी म्यू ने मानसिक रूप से फुसफुसाया, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस बदसूरत को यहीं खत्म कर सकते हो? जवाब संक्षिप्त और त्वरित था, नहीं। शी म्यू ठिठक गया, फिर एक असहाय हंसी निकाली। यान लुओ ने उसकी ओर एक नजर देखने के लिए मुड़कर देखा। उसकी आंखें चमक रही थीं। उसके हाथ के एक इशारे से पत्थर से बनी एक काले रंग की पुस्तक स्टैंड जैसी वस्तु उसके सामने प्रकट हुई। ये फॉलेन एंजल डेस्क थी, लेकिन इस बार इसमें से विचित्र सूर्य की तरह चमकदार काली रोशनी निकल रही थी। गिरे हुए फरिश्ते की मेज से एक भयानक जानलेवा आभा निकल रही थी। शी म्यू उसे देखकर दंग रह गया, लगभग उसे पहचान ही नहीं पाया। सिर्फ वही नहीं था जो इसे देखकर परेशान था, आओजू भी घबरा गया था। उसने अपना शरीर मरोड़ा और यान लुओ की ओर झपटा। एओजू की कार्रवाई पर शी म्यू की आंखें चमक उठीं। एक पल में उसका शरीर सुनहरे ड्रेकोनिक तराजू से ढक गया, क्योंकि वह यान लुओ के सामने भागा। उसका हाथ पहले से ही अपने काले उल्कापिंड लोहे के ब्लेड को बाहर निकाल रहा था और उसे अपनी छाती के सामने रक्षात्मक रूप से टिका रहा था। मरने के लिए उत्सुक है ना? शी म्यू की प्रतिक्रिया से एओजू और भी ज्यादा गुस्से में आ गया। एक भयंकर चीख के साथ उसने अपनी गति को भयावह स्तर तक बढ़ा दिया। शी म्यू की हरकत सुनकर यान लुओ की आंखें चमक उठीं। वह एक मंत्र बुदबुदाने लगी और गिरे हुए देवदूत डेस्क की ओर इशारा किया। जवाब में उसमें से धूसर प्रकाश निकला। अनगिनत मरे हुए प्राणी प्रकट हुए, जिन्होंने लाखों लोगों के समूह में एओजू का रास्ता रोक लिया।
शी म्यू का मुंह खुला का खुला रह गया। हालांकि उसने लियू एन और उसके गुंडों को स्वर्गीय यू शहर में पहले भी यही करतब करते देखा था। उन्होंने अपनी पूरी ताकत और एक विशाल, जटिल और विस्तृत संरचना के साथ, जिसमें ढेर सारे दुर्लभ पत्थर लगे थे, ऐसा किया था। लेकिन अब यान लुओ ने फॉल्नर एंजल डेस्क के जरिए अपने हाथ के एक इशारे से ये करतब कर दिखाया। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इन सभी प्राणियों में युद्ध कौशल की प्रचुरता थी। वे अवश्य ही यान लुओ की सेना के कुलीन लोग रहे होंगे। लाखों आम मरे हुए जीवों के बीच उनके साथ 10 पृथ्वी स्तर के जीव भी थे। शी म्यू ने जो क्रिस्टल कंकाल पहले पकड़ा था वह भी उनके बीच खड़ा था, और उसके बगल में एक विशालकाय कंकाल काले कवच से ढका हुआ और काली तलवार लिए खड़ा था। यह वो ये था जिसे यान लुओ ने एक अज्ञात तकनीक का उपयोग करके पुनर्जीवित किया था। अध्याय 447 अधिक समय के लिए बोली लगाना। यान लुओ ने एक लंबी, तीखी युद्ध चीख निकाली जो इतनी ऊंची थी कि शी म्यू के कान का पर्दा गूंज उठा। उसके आसपास की सेना तुरंत उत्तेजित हो गई। ऐसा लग रहा था मानो फॉलिन एंजल डेस्क से बुलाए गए इन सैनिकों को बिना किसी गलती के वही आदेश मिल गया हो और वे बीच में खड़े सुनहरे जियाओ ड्रैगन एओजू की ओर टूट पड़े। अचानक ज़ॉम्बी, स्पार्टा और तरह तरह के मरे हुए जीव जगह जगह ठसाठस भरे हुए एओजू की ओर ऐसे उमड़ पड़े जैसे किसी तटबंध से पानी फूट पड़ा हो। यह नज़ारा देखने में शानदार और डरावना दोनों था। सुनहरे जियाओ ड्रैगन के चेहरे पर आश्चर्य की एक झलक उभरी, लेकिन वह पीछे नहीं हटा। इसके बजाय उसने अपने शरीर को एक सांप की तरह कुचल दिया और मरे हुए लोगों की सेना की ओर टूट पड़ा। शास सुनहरे जियाओ ड्रैगन ने मरे हुओं की ओर जोरदार सांसें छोड़ी, मानो उसके मुंह से पूरा सुनहरा सागर बह रहा हो। जो लोग हमले के सबसे नजदीक थे, करीब सैकड़ों, तुरंत सुनहरी लपटों में फंस गए और कुछ ही मिलीसेकंड में वे धूल और राख में बदल गए। एओजू का बदला लेने का यही एकमात्र तरीका नहीं था। उसके 4 पंजे बाएं दाएं पंजे मारते हुए सुनहरे पंजों जैसी किरणें उस समूह पर बरसा रहे थे। उसके चारों ओर सैनिकों की भीड़ के कारण हर बार कम से कम एक छोटी सी सेना को मार गिराने में कामयाब रहा। एओजू ने भी अपनी विशाल पूंछ को एक विशाल बैल के चाबुक की तरह हिंसक रूप से झटककर उन्मत्त हमला किया, जिसमें प्रत्येक झटका 1 दर्जन मरे हुए प्राणियों को नष्ट करने के लिए पर्याप्त था, जो एओजू की पीठ के पीछे हमला करने का लक्ष्य बना रहे थे। अस्तित्व से सुनहरा जियाओ ड्रैगन न सिर्फ सेना पर हावी होने वाला एक विशालकाय जानवर था, बल्कि वह एक बुद्धिमान भी था। कुछ ही मिनटों में उसने कम से कम हजारों सैनिकों को धूल चटा दी थी। जहां वह खड़ा था वहां से उसके शक्तिशाली प्रतिशोध को देखकर शी म्यू सचमुच भयभीत हो गया था। हालांकि वह जल्दी ही शांत हो गया। गहरी सांस लेते हुए वह आगे बढ़ा, हाथापाई में शामिल होने के इरादे से। वह मरे हुए सैनिकों को ढाल बनाकर उन पर असली घातक प्रहार करने की योजना बना रहा था। नहीं, वापस जाओ, अभी नहीं। यान लुओ की आवाज अचानक गूंजी, लेकिन आपकी सेना बहुत जल्द पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। ये जियाओ ड्रैगन बहुत शक्तिशाली है, इसे लाखों की सेना भी नहीं रोक सकती। शी म्यू ने कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी तुम थोड़ा आराम करो। यान लुओ ने शांति से जवाब दिया। फिर आंखें बंद करके उसने धीरे से कुछ बुदबुदाया, जिससे उसका शरीर हल्की चांदी जैसी चमक से चमक उठा। शी म्यू झिझका कुछ देर तक जियाओ ड्रैगन को देखता रहा। फिर भी उसने उसकी बात सुनी और अपने शरीर के सुनहरे शल्कों को वापस खींचकर अपने हाथों में 2 मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन्स लिए, ताकि अपनी खोई हुई ऊर्जा को फिर से भर सके। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। मरे हुए सैनिकों को भले ही मौत का डर न हो, लेकिन उनकी निडरता शक्तिशाली जियाओ ड्रैगन के सामने खड़े होने पर किसी खास लड़ाकू शक्ति में तब्दील नहीं हो पाए। हर सेकंड में लगभग 1 दर्जन लोग मारे जा रहे थे। एओजू को सेना के आधे हिस्से को, जिसमें पृथ्वी स्तर के मरे हुए जीव भी शामिल थे, खदेड़ने में बस कुछ ही मिनट लगे। कुछ ही वर्ग मील के दायरे में समुद्र तैरते हुए सफेद शवों और सेना के अवशेषों से भरा हुआ था। सौभाग्य से उन्हें मारने से एओजू काफी थक गया था। उसकी सुनहरी चमक फीकी पड़ गई थी और उसकी आभा काफी कम हो गई थी। फू ड्रैकोनिक सांस की एक और सांस ने उस ओर बढ़ते हुए 20 से अधिक मरे हुए प्राणियों को जलाकर राख में बदल दिया। लगभग उसी अनुपात में सुनहरे जियाओ ड्रैगन के शरीर पर चमक का एक हिस्सा बुझने से पहले थोड़ा टिमटिमाया। इन मरे हुए सैनिकों का सामना करने से उसे भले ही कोई वास्तविक शारीरिक क्षति न हुई हो, लेकिन उसे अपनी अधिकांश शक्तियां जरूर खर्च करनी पड़ी। एओजू ने अपना ध्यान यान लुओ और शी म्यू की ओर लगाया, जो कुछ दूरी पर खड़े थे। उसकी आंखें तेजी से चमक रही थीं, मानो किसी बड़े फैसले का संकेत हो। तभी उसके पीछे की जगह झिलमिला उठी। सिर से पांव तक लगभग पारदर्शी एक कंकाल अचानक उसकी ओर झपटा। उसके हाथ में 2 पारदर्शी हड्डी के चाकू थे। उसने जियाओ ड्रैगन की पूंछ पर, ठीक उस जगह पर वार किया जहां झुलसते कालेपन का एक गहरा धब्बा था। वह जगह उन चंद जख्मों में से एक थी जो टॉडफिन्स ने पहले अपने जहर से सुनहरे जियाओ ड्रैगन पर पहुंचाए थे। क्रिस्टल कंकाल ने बड़ी आसानी से उसमें छेद कर दिया और उसके चाकू मूठ तक धंस गए। एओजू की इंद्रियों में एक चुभन भरी पीड़ा दौड़ गई, जिससे वह गुस्से से चीख उठा। उसने अपनी विशाल पूंछ पर जोर से प्रहार किया और क्रिस्टल कंकाल को उड़ा दिया। फिर उसने अपनी विशाल पूंछ को फैलाकर क्रिस्टल कंकाल के चारों ओर लपेटने की कोशिश की, इससे पहले कि वह भाग सके। के रैक इसके दबाव में क्रिस्टल कंकाल तुरंत ही पाउडर और धूल में बदल गया और हमेशा के लिए नष्ट हो गया। सुनहरे जियाओ ड्रैगन ने एक धीमी सी दहाड़ लगाई और अपने शरीर से और भी ज्यादा सुनहरी रोशनी निकाली, जिससे कवच पहने 1 दर्जन कंकाल योद्धाओं को शुद्ध आघात तरंगों ने अपनी ओर से दूर धकेल दिया। फिर वह सेना से उठा और यान लुओ की ओर झपटा।
ये बस उड़ान भरने ही वाला था कि 4 पृथ्वी श्रेणी के मरे हुए प्राणियों ने इसका रास्ता रोक लिया। एक 7 से 8 गज लंबा हड्डीदार पक्षी, एक हड्डीदार बाघ जिसके शरीर से कांटे निकले हुए थे, एक मरा हुआ योद्धा जिसने सुनहरा कवच पहना हुआ था और एक विशाल हड्डी का भाला चलाया हुआ था, और एक बड़ा विशाल कंकाल जो पूरी तरह से काले रंग में था और एक जेट ब्लैक ब्लेड चलाया हुआ था। स्वयं वो ये चारों सेना में पृथ्वी श्रेणी के सबसे अंतिम सैनिक थे। वे आक्रमणकारी सेना पंक्ति के सबसे अंत में तैयारी कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि जियाओ ड्रैगन हवा में उड़ने की तैयारी कर रहा है तो वे सबसे आगे की ओर दौड़ पड़े। विशालकाय हड्डीदार पक्षी ने अपने पंख फड़फड़ाए, मानो हड्डी जैसी संरचना हो, और कान फाड़ देने वाली आवाज के साथ काली हवा की किरणों का एक सघन समूह फेंका। इस बीच हड्डीदार बाघ ने अपने चमकदार तीखे दांत निकाले और उड़ान जैसी तेजी से हवा में उछलकर सुनहरे जियाओ ड्रैगन के एक पंजे को चबा डाला। फिर सोने के कवच में कंकाल योद्धा ने अपना भाला लहराया, जिसकी नोक एक गहरी बैंगनी लौ में लिपटी हुई थी, और फिर सुनहरे जियाओ ड्रैगन के पेट पर वार किया। और अंत में उसकी बैंगनी आत्मा की ज्वालाएं उसकी कोठरियों के अंदर धधक रही थीं, और फॉलेन एंजल डेस्क के माध्यम से बुलाए गए लाखों लोगों में से सबसे मजबूत मरे हुए प्राणी होने के नाते वुये ने अपने काले ब्लेड को एक घातक काले बवंडर की तरह घुमाया और सुनहरे जियाओ ड्रैगन के सिर पर निशाना साधा। एओजू की आंखें सुनहरी चमक उठी और वह चिल्लाया, मेरे सामने से दूर हो जाओ तुच्छ बदमाशों। एक भी लापरवाही भरा कदम उसे इन 4 पृथ्वी श्रेणी के सैनिकों के साथ युद्ध में पूरी तरह से उलझा देता, और बाकी नासमझ मरे हुए लोग आसानी से उस पर फिर से हमला करने का मौका ढूंढ लेते। एओजू भले ही उनके हमलों से न डरता हो, लेकिन वह खुद को फिर से आजाद करने के लिए अपनी ताकत का एक बड़ा हिस्सा खर्च करने से खुश नहीं था। सुनहरे जियाओ ड्रैगन ने अपने 2 अग्रपंजों को इतनी तेजी से फैलाया कि वे सुनहरे पंजों वाले प्रेत की एक झड़ी में बदल गए और हवा को चीरते हुए पृथ्वी श्रेणी के हड्डीदार बाघ और सुनहरे कवच में मरे हुए योद्धा की ओर बढ़े। इसके साथ ही उसने अपनी पूंछ हिलाई, जिससे अनेक प्रतिबिंब उत्पन्न हुए, तथा वह आने वाली काली हवाओं और हवा में मंडरा रहे हड्डीनुमा पक्षी की ओर झपटा। उफ़! उसके मुंह से वुये की ओर सुनहरी ड्रेकोनिक सांस का एक झरना निकला। बूम बूम बूम, एक साथ जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट की आवाज आए। पूरे दृश्य में चारों ओर सुनहरे, भूरे और काले रंग की चिंगारियां बिखर गईं, जो सुनहरे जियाओ ड्रैगन और मरे हुए प्राणियों को घेर रही थीं, तथा इतनी शक्तिशाली प्रघात तरंगे भेज रही थीं कि कुछ 100 निम्न श्रेणी के मरे हुए प्राणी तुरंत चूर्ण में बदल गए। कुछ सेकंड बाद चिंगारियां बुझ गईं और अंततः देखा जा सका कि क्या हुआ था। विशालकाय हड्डीदार बाघ और सुनहरे कवच में मरे हुए योद्धा को जियाओ ड्रैगन के पंजे ने पकड़ लिया था, और जैसे ही एओजू ने उसे दबाया, दोनों का वही हश्र हुआ जो पहले वाले क्रिस्टल कंकाल का हुआ था। हालांकि योद्धा का बैंगनी चमकता हुआ हड्डी का भाला जियाओ ड्रैगन के पेट में घुस गया, जिससे घाव के नीचे सुनहरे रक्त का एक बड़ा कुंड बन गया। इस बीच हड्डीदार पक्षी द्वारा प्रक्षेपित सभी पवन किरणें विक्षेपित हो चुकी थीं, और उस जीव का आधा शरीर पूरी तरह कुचल गया था। हो सकता है कि वह अपने 2 साथियों की तरह तुरंत न मरा हो, लेकिन वह भी लगभग निष्क्रिय हो गया था। एकमात्र व्यक्ति जो जियो ड्रैगन के हमले से पूरी तरह से बच निकलने में कामयाब रहा, वह वुये था, जो एओजू के ठीक सामने हमला कर चुका था, और उसने जियो ड्रैगन के सिर पर अपनी मुट्ठी और काले हड्डीदार ब्लेड से वार किया था। टकराना, वुये की मुट्ठी से जियाओ ड्रैगन का सींग टूट गया, और वुये की तलवार ड्रैगन के सिर के एक मांसल हिस्से में गहराई तक धंस गई। दोनों की संयुक्त शक्ति इतनी जबरदस्त थी कि जियाओ ड्रैगन की आंखें अचानक धुंधली हो गईं। तुम दुष्ट! अगले ही मिलीसेकंड में जैसे ही एओजू की दृष्टि लौटी, उसने वुये के शरीर को काटने के लिए अपना जबड़ा चौड़ा कर लिया, मानो वह उस कंकाल योद्धा को अपने ही दांतों से कुचलने की योजना बना रहा हो। लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, योद्धा के शरीर से अचानक एक धूसर प्रकाश निकला और वह उसके मुंह में फट गया। शरीर का निचला आधा हिस्सा धधकती धूसर लपटों में बदल गया, जबकि ऊपरी आधा हिस्सा धूसर रोशनी के एक बड़े समूह में पूरी तरह लिपट गया और फिर नीचे समुद्र की ओर बह गया। टिमटिमाते हुए वह समुद्र में पिघल गया, पूरी तरह से गायब। आओजू कुछ देर के लिए ठिठक गया। वह समुद्र के उस हिस्से को घूरता रहा जहां वुये चुपके से घुस आया था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसने उसका पीछा करने की कोई योजना नहीं बनाई थी। पृथ्वी के 4 मरे हुए जीवों के हमलों से लेकर एओजू के बिजली सी तेज गरज सी क्रूर जवाबी कार्रवाई तक का समय बस कुछ ही सेकंड का था। फिर भी यह उसके शरीर की सुनहरी चमक को मंद करने के लिए काफी था। अपने खून से सने पेट और सिर के साथ एओजू अपने पहले के शानदार रूप से बिल्कुल अलग दिख रहा था। उसने एक गहरी सांस ली, फिर अपने नए जख्मों की परवाह न करते हुए उसने अपने शरीर को जोर से हिलाया और अपने शरीर से एक सुनहरा छल्ला बाहर निकाला, जिससे झुंड में मौजूद मरे हुए जीव चौंककर भाग गए। फिर सुनहरी रोशनी की एक धारा की तरह तेजी से आगे बढ़ते हुए वह यान लुओ और शी म्यू की ओर झपटा। पृथ्वी स्तर के अपने वरिष्ठों की सहायता के बिना शेष सेना वस्तुतः हताहतों की संख्या में तब्दील हो गई, क्योंकि एओजू ने उन्हें राख में बदल दिया। दूर से देख रहे शी म्यू ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं, बिना किसी डर के अपने स्वर्गीय उल्कापिंड जैसे काले लोहे के ब्लेड को थाम लिया। एक गुनगुनाहट के साथ ब्लेड से एक चमकदार काली रोशनी निकली जो 10 गज लंबी प्रकाश की धार में बदल गई। तभी यान लुओ की आंखें खुल गईं। अपनी कड़ी मेहनत से अर्जित सेना, खासकर उन पृथ्वी श्रेणी के सैनिकों के विनाश के बावजूद शांत, उसने बस रूखेपन से कहा, मुझे थोड़ा और समय दे दो प्लीज। उसके शब्द अभी हवा से निकले ही थे कि उसकी त्वचा अचानक चांदी जैसी चमक में बदल गई।
उसके शरीर से चांदी जैसी सफेद लपटें जलने लगीं। तभी लपटों के बीच से चांदी के कवच में एक जलती हुई युवती की छाया पीछे से प्रकट हुई। यान लुओ ने अपने हाथ घुमाए और अपने शरीर से बैंगनी लपटों के ढेर अपने पीछे खड़ी छाया पर फेंके। खनक, यह म्यान से किसी तलवार के निकलने जैसी आवाज थी। युवती के हाथ में एक बैंगनी भाला प्रकट हुआ जो एक अजीब तरह से दबंग और बलशाली रूप बिखेर रहा था। ये दृश्य देखकर शिम्यू की पुतलियां से उड़ गईं। उसने मृत आत्माओं की दुनिया में अपने दिनों में भी इसी युवती को देखा था, लेकिन चांदी के कवच वाली युवती के चेहरे की बनावट इस बार ज्यादा उभरी हुई थी, जबकि उसके हाथ में बैंगनी भाले में अब एक भयावह खतरनाक आभा थी। हालांकि उसने केवल उस प्रेत पर एक त्वरित नजर डाली और एक दृढ़ अभिव्यक्ति के साथ आने वाले सुनहरे जियाओ ड्रैगन का सामना करने के लिए मुड़ा। फिर अपनी आंखें पूरी तरह खोलकर उसने एक गगनभेदी युद्धघोष किया और उसका शरीर पूरी तरह से सुनहरे शल्कों से ढक गया तथा उसकी पीठ से विशालकाय ज्वलंत पंख उगाए। वह लाल रंग की छाया के चाप की तरह तेजी से आगे बढ़ा। इस बीच एओ जू गुस्से और सदमे में यान लुओ और उसकी चांदी के कवच वाली युवती प्रेत को देख रहा था, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें शिम्यू के नजारे से भर गईं, जो दोनों हाथों से तलवार की मूठ पकड़े हुए उसके चेहरे पर वार कर रहा था। शिम्यू ने अपने शरीर में वास्तविक क्यूई को सक्रिय कर दिया था और उसे अपनी शक्ति के केंद्र तक पहुंचा दिया था। उसके पीछे क्रिम्सन एप ऊर्जा निर्माण प्रकट हुआ। उसका बायां हाथ पहले से ही पूरी तरह से झुलस गया था, काला, क्योंकि सफेद लपटें उसके हाथ से स्वर्गीय उल्कापिंड काले लोहे के ब्लेड तक ऊपर की ओर बढ़ रही थीं, जिससे ब्लेड की काली प्रकाश किरण अब सफेद चमक की एक परत को देख रही थी। ब्लेड पर 2 रंगों की परत चढ़ने से उसकी धार पहले से कहीं ज्यादा तेज और शक्तिशाली हो गई, यहाँ तक कि आसपास की हवा भी डर के मारे ब्लेड से सिकुड़ती हुई प्रतीत हो रही थी। आओ जू के चेहरे पर हल्की सी अभिव्यक्ति बदल गई। ब्लेड देखते ही उसकी सहज प्रवृत्ति अचानक से सतर्क हो गई। उसने अपने सुनहरे पंजे को, जो सुनहरे प्रकाश के आवरण में लिपटा हुआ था, काले और सफेद रंग के चमकते हुए ब्लेड की ओर बढ़ाया। स्नैप! चमकदार, प्रभावशाली ब्लेड बीम हमले से तुरंत टूट गया, लेकिन एक गहरा, कपकपा देने वाला निशान छोड़े बिना नहीं। अध्याय 448, शत्रु पर कड़ा प्रहार। अनुवादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद संपादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद। एओ जू की आंखें ठंडी पड़ गईं। अपने पंजे के निशान को नजरअंदाज करते हुए, जो अब सुनहरी रोशनी में चमक रहा था, एओ जू ने शिम्यू के सिर पर वार किया। शायद उसका इरादा उस आदमी को उसी तरह बेरहमी से कुचलने का था जैसे उसने पहले क्रिस्टल कंकाल को कुचला था। शिम्यू ने उसकी इस कोशिश पर उपहास किया, उसे चकमा देने की कोशिश भी नहीं की। उसने अपने जलते हुए बाएं हाथ को मुट्ठी में कस लिया। उसकी गति से लगभग आधा फुट बड़ी और अस्वाभाविक रूप से भौतिक दिखने वाली मुट्ठी की एक सफेद मृग तृष्णा उभरी, जिसने अपने रास्ते में पॉपिंग ध्वनियों की एक श्रृंखला छोड़ी, जबकि हवा के कण मुड़ गए और कंपन करने लगे। टकराना! दोनों हमले बीच में एक साथ हुए और एक धीमी गड़गड़ाहट जैसी गड़गड़ाहट हुई। फिर अगले ही पल शोर के ऊपर एक स्पष्ट झप की आवाज उठी। एओ जू का विशालकाय शरीर लगभग 10 गज दूर पीछे की ओर उड़ रहा था। उसके पंजों के बीच में एक बड़ा ठंडा गड्ढा दिखाई दे रहा था और घाव से मांस और खून निकल रहा था। शिम्यू की हालत भी कुछ खास अच्छी नहीं थी। वह किसी गिरे हुए क्षुद्रग्रह की तरह हवा में अपनी पीठ पहले करके उड़ रहा था। हवा में एक चाप बनाता हुआ सीधे समुद्र में जा गिरता था और एक गगनचुंबी ज्वार की लहर के साथ पूरा होता था। एओ जू के गले से एक हल्की मगर साफ साफ सिसकी निकली। उसने अपने टूटे हुए पंजे को घूरा और गुस्से से भरी दहाड़ लगाए, अपनी सबसे गंदी नजर उस तरफ घुमाई जहां शिम्यू गिरा था। इस बेचारे इंसान को खुद ही टुकड़े टुकड़े होते देखने की चाहत से पूरी तरह ग्रस्त। वह कुछ आगे बढ़ने ही वाला था कि उसकी परिधीय दृष्टि ने दूर से एक वस्तु को देखा। यान लुओ अभी भी वहीं खड़ी थी। उसका हाथ लहरा रहा था और वह अपने चारों ओर घूम रही थी। जैसे जैसे वह अपने पीछे चांदी के कवच वाली युवती ऊर्जा संरचना में और भी ज्यादा बैंगनी लपटें भर रही थी। हर नए संचार के साथ आकृति और भी स्पष्ट होती जा रही थी। एओ जू की निगाहें ठंडी चमक के साथ तेज हो गईं और वह उस ओर बढ़ने लगा जहां यान लुओ था। वह बहुत दूर तक आगे नहीं बढ़ पाया, बावजूद इसके कि उसे अपने रास्ते में आने वाले सैकड़ों मरे हुए प्राणियों से पूरी तरह से निपटने में कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि उसकी आंखों के सामने ही समुद्र एक धमाके के साथ फट गया। आपको कहीं नहीं जाना है। लहरों के फटते सफेद फूलों के बीच से एक आकृति बिजली की तरह निकली और आओ जू के सामने आ गिरी। वह शिम्यू थी। उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था, जबकि उसके शरीर के कई सुनहरे शल्क टूटकर छिल गए थे, लेकिन सौभाग्य से उसे किसी भी तरह से घातक चोट नहीं लगी थी। अपने हाथ से इस्तेमाल किए हुए स्पिरिट स्टोन्स को एक तरफ फेंकते हुए उल्कापिंड आयरन ब्लैक ब्लेड एक बार फिर काले और सफेद प्रकाश की एक परत के साथ चमक उठा, जबकि क्रिम्सन एप एनर्जी कंस्ट्रक्ट शिम्यू के शरीर के पीछे चमक उठा। इस बार उसके बाएं हाथ की कुछ सफेद लपटें भी एनर्जी कंस्ट्रक्ट में विलीन हो गईं। क्रोधित होकर एओ जू ने नारकीय ड्रैकोनिक सांसों की एक धारा छोड़ी और अपने दूसरे पंजों को घुमाते हुए शिम्यू पर कई बड़ी सुनहरी किरणें फेंकी। इस बीच शिम्यू ने अपनी बांह जोर से हिलाकर प्रतिक्रिया व्यक्त की और अपनी ऊर्जा संरचना को हमले की ओर भेज दिया, जिससे उसके हाथों में 2 विशाल ज्वाला भरी तलवारें प्रकट हो गईं। धमाका! सफेद लौ की शक्ति के साथ क्रिम्सन एप की ताकत और भी बढ़ गई। यह इस बात से प्रदर्शित हुआ कि वह कितनी आसानी से सुनहरी ड्रैकोनिक सांस को चीरने में सक्षम था। हालांकि अंततः धारा के बल ने उसे दूर धकेलने में कामयाबी हासिल कर ली। शिम्यू ने अपनी काली तलवार लहराते हुए धीमी आवाज में गुर्राते हुए मौका पा लिया। उसके वार से 13 ब्लेड की किरणें साफ परतों में निकलीं और उसके ईश्वरीय पंजों के प्रहारों से टकराने लगीं। केराक!
के राख 13 ब्लेड की किरणें टकराने पर टूट गईं, जबकि सुनहरे पंजे वाली मृगतृष्णा शिम्यू की ओर बढ़ती रही, यद्यपि बहुत धीमी और धुंधली गति से। जैसे ही हमला हुआ, शिम्यू का शरीर जोर से हिल गया और वह कई दर्जन गज पीछे की ओर उड़ गया। उसके मुंह से खून की धार फूट पड़ी और उसके सुरक्षात्मक सुनहरे शल्क फट गए। फिर भी उसकी आत्मा अविचलित दिख रही थी। एक जोरदार चीख के साथ उसकी पीठ के पीछे जलते हुए पंख बाहर निकल आए और उसके शरीर को स्थिर कर दिया। उसने अपने पंख फड़फड़ाए और एक बार फिर आओ जू की ओर दौड़ा, उसका रास्ता रोक दिया। लगता है तुम मरना चाहते हो, बेटा, और शायद मुझे तुम्हें वो दे देना चाहिए। इस समय तक एओ जू सचमुच बेहोश हो चुका था। गुस्से में उसके शरीर से सुनहरी रोशनी निकल रही थी। हवा बिजली की गड़गड़ाहट से गूंज रही थी। फिर सुनहरे प्रकाश के छल्ले चारों ओर फैल गए, जबकि उसके चारों ओर का स्थान हिंसक रूप से कंपन करने लगा, जिससे काली दरारें भी पड़ गईं, जिससे शून्य प्रकट हो गया। शिम्यू स्तब्ध रह गया। एओ जू की गुप्त तकनीक उसकी क्षमता से कहीं ज्यादा थी। भले ही वह इस समय सफेद वानर में बदल जाए, लेकिन अभी भी वह मुड़ा और यान लुओ पर एक नजर डाली और उसकी आंखें एक बार फिर दृढ़ संकल्प से भर गईं। उसका बायां हाथ सफेद लपटों से धधक रहा था, क्योंकि उसने अपनी असली क्यूई का एक एक कण उसमें डाल दिया था। मर जा, एओ जू ने धीमी आवाज में दहाड़ लगाई और अपने सींग की नोक से सुनहरी रोशनी की एक किरण निकाली। ये बहुत ही महीन किरण थी, जिसका मतलब था कि रोशनी की तीव्रता अपने चरम पर पहुंच गई थी, जिससे सोना अपनी तीव्र शक्ति के कारण सफेद जैसा दिखने लगा था। प्यूवर्ट, सुनहरी किरण शून्य में पिघल गई, जिससे अंतरिक्ष में अंधेरे की कुछ दरारें उभर आईं। फिर अगले ही क्षण शिम्यू के सामने शुद्ध अंधकार की एक गुफा फट गई और उसमें से सुनहरी किरण निकलकर शिम्यू के सिर की ओर निकली। मेरे सामने आओ। शिम्यू ने अपने दांत पीस लिए। उसके बाएं हाथ के चारों ओर की सफेद लौ बेतहाशा भड़क उठी, जैसे ही उसने अपना हाथ मुट्ठी में बांधा और अपना हाथ उस सुनहरी किरण पर पटक दिया। काबूम! जब शिम्यू की मुट्ठी सुनहरी किरण से टकराई तो धरती को हिला देने वाली गड़गड़ाहट हुई, जिससे सफेद और सुनहरे रंग का एक घूमता हुआ मिश्रण ऊपर आकाश में फैल गया, जिससे उसके चारों ओर की हवा विकृत और कांपने लगी। टक्कर के बीच अंतरिक्ष का ताना बाना फटकर एक विशाल शुद्ध शून्यता के छेद में बदल गया। इस छेद में काली दरारें उभर आईं और वातावरण से आध्यात्मिक ऊर्जा अचानक खाली जगह में उमड़ पड़ी। शिम्यू का शरीर भयानक गति से पीछे की ओर जा रहा था। उसके पीछे टूटे हुए सुनहरे शल्कों का निशान छोड़ रहा था और उसके जख्मों से खून की एक धारा बह रही थी, मानो वह खून से भरी कोई गुड़िया हो। उसे अपने शरीर का एहसास भी नहीं हो रहा था। ये सौभाग्य की बात थी कि शिम्यू सर्वशक्तिमान वानर पुनर्जन्म की कला का एक उत्साही अभ्यासी था, जिसके सबसे महत्वपूर्ण अंगों की रक्षा करने के लिए हमेशा सुनहरे शल्क होते थे। वह एक टक्कर उसे कई बार मार सकती थी। उसने हवा में अनजाने में कुछ कलाबाजियां की। उसके मुंह से खून अभी भी बह रहा था और वह टक्कर वाली जगह से लगभग 70-80 गज दूर गिरा। उसके जलते पंखों की सफेद रोशनी बहुत पहले ही गायब हो चुकी थी और उसके शरीर को स्थिर करने की कोशिश करते हुए अपने मूल आकार में वापस आ गई थी। एओ जू के मुंह से आश्चर्य से एक हल्की चीख निकली, जैसे ही उसने शिम्यू को घूरा। उसके मन में तो यही ख्याल आया कि इस नाजुक इंसान को अब तक कोयले पर भुने हुए कुरकुरे में बदल जाना चाहिए था। सुनहरे जियाओ ड्रैगन का शरीर पहले से ही बहुत क्षीण हो चुका था। उसने पहले ही उस भयानक तकनीक को करने में अपनी काफी ताकत झोंक दी थी। फिर भी उसकी आंखें चमक उठी और उसका विशालकाय शरीर शिम्यू की ओर दौड़ पड़ा। शिम्यू बेहद डर गया था। वह वहां से भागना चाहता था, लेकिन उसके डेंटियन में असली क्यूई का भंडार पहले ही सूख चुका था। इतना ही नहीं, उस पर एक असहनीय पीड़ा का प्रहार हो रहा था। वह इससे बिल्कुल भी बच नहीं पा रहा था। अचानक हवा में एक प्रबल मरे हुए आभा का उभार आया, जिसने पूरे स्थान को अपने घेरे में ले लिया और लड़ाई से उत्पन्न तूफान को भी रोक दिया। समुद्र की सतह पर एक विशाल श्रृंखला, जो पूरी तरह से मरे हुए जीवों के कंकालों से बनी थी, एक विशालकाय अजगर की तरह उठी। उसने कुंडल बनाकर बिजली की गति से सुनहरे जियाओ ड्रैगन को अपने आगोश में ले लिया। धूसर प्रकाश में चमकता हुआ कंकाल भयानक चीखें निकाल रहा था, मानो एक दर्जन बंशी निराशा में चिल्ला रहे हों। चौंककर सुनहरा जियाओ ड्रैगन संघर्ष करते हुए चमक उठा। उसकी रोशनी उस प्राणी की मौत की धूसर आभा से टकरा रही थी और रोंगटे खड़े कर देने वाली चीखें निकल रही थीं। जब जियाओ ड्रैगन लड़खड़ा रहा था तो विशाल सफेद हड्डी की जंजीर हिंसक रूप से हिल रही थी, लेकिन वह जियाओ ड्रैगन के चारों ओर जकड़ी हुई थी। रीपा की पकड़ से आजाद होकर शिम्यू स्तब्ध रह गया। तभी अचानक चांदी की रोशनी का एक आवरण उस पर छा गया, जिसने उसके शरीर को सिर से पैर तक ढक लिया। चांदी की एक चमक के साथ उसके बगल में एक आकृति प्रकट हुई। शिम्यू की खुशी स्पष्ट थी जब वह चिल्लाया, यान लुओ। चूंकि उसका शरीर लगातार प्रकाश में रहता था, इसलिए उसके शरीर के घाव जल्दी भर गए। यान लुओ को घेरने वाली चांदी की लपटें पूरी तरह से गायब हो गई थीं, लेकिन चांदी से बने कवच वाली युवती ऊर्जा संरचना की विशेषताएं इतनी स्पष्ट हो गई थीं कि कोई उसे एक प्रेत के बजाय एक वास्तविक व्यक्ति समझ सकता था। उसके हाथ पर लंबे भाले से चमकदार बैंगनी रोशनी के साथ साथ पत्थर जैसी आकृति भी निकल रही थी, मानो पूरा भाला वास्तविक हो जाएगा। यान लुओ और उसकी ऊर्जा संरचना को और भी ज्यादा संघर्ष करते देख एओ जू की एक लंबी जहरीली चीख निकल गई। कंकाल चरमराने और चीखने लगा, क्योंकि दांतेदार रेखाएं बनने लगी थीं। यान लुओ की आंखें हल्की सी चमकीं और उसने हाथ हिलाया। उसके बगल में मंडरा रही फॉल्न एंजल डेस्क से तुरंत धूसर रोशनी की एक किरण निकली, जो जंजीर में समा गई और उसे स्थिर कर दिया।
फिर उसने अपने हाथ हिलाए और रजत कवचधारी युवती ऊर्जा संरचना की ओर बैंगनी रोशनी की एक किरण छोड़ी। युवती इतनी चमक रही थी कि आधे आसमान को रोशन कर रही थी। उसकी चांदी जैसी चमकती आंखें फंसे हुए एओजू पर टिकी थीं। जब उसने अपना दाहिना हाथ उस जगह उठाया जहां भाला था, भाले की नोक सूरज की तरह बैंगनी रोशनी में चमक उठी। फिर युवती आगे की ओर झुकी। बैंगनी भाला उसके हाथ से छूटकर सीधा एओजू के सिर पर लगा। यह इतना तेज था कि 10 गज की दूरी भी 12 इंच जैसी लग रही थी। इसके बाद अंतरिक्ष की बनावट को चीरते हुए अंधेरे की एक सीधी दरार फूट पड़ी। आओजू डर गया, लेकिन वह न तो बच सका और न ही हमले से बच सका, क्योंकि विशाल सफेद हड्डी की जंजीर ने उसे अपनी जगह पर जकड़ रखा था। तभी अचानक उसके चेहरे पर एक विकृत भाव उभर आया और उसने अपना जबड़ा चौड़ा कर लिया। आज उसके मुंह से एक वयस्क इंसान के सिर के आकार का एक सुनहरा आग का गोला कान फाड़ देने वाली आवाज के साथ निकला। वह एक लंबा सुनहरा निशान घसीटता हुआ, मानो कोई गिरता हुआ धूमकेतु हो, उड़ रहा था। शिमयू का चेहरा जम गया। दानव गोली, कबोम। जैसे ही दानव की गोली बैंगनी भाले से टकराई, आकाश में एक जोरदार धमाका हुआ। उसके आसपास का स्थान तुरंत टुकड़ों में बट गया। तरह तरह की रोशनियां आपस में मिलकर लगभग 10 गज तक फैले एक जाल में बिखर गईं, मानो यह उस दुनिया का एक पुनरावर्तन हो जब ये पहली बार अराजकता से बनी थी। समुद्र के इस हिस्से ने पहले भी कई भयानक विस्फोट झेले थे, लेकिन इस बार तो सबसे ज्यादा। इस झटके से समुद्र और आसमान दोनों हिल रहे थे, जिससे कई मंजिल ऊंची लहरें उठ रही थीं और आसमान में बादल छाने से अंधेरा छा गया। जल्द ही बवंडर उठे, जो नीचे से समुद्र को ऊपर उठा रहे थे। यह आर्मागेडन का दृश्य था। हवा, लहरों और प्रचंड तरंगों के विनाशकारी संयोजन ने यान लुओ का शरीर धुंधला सा कर दिया। उसने अपने हाथ शिमयू के चारों ओर लपेट लिए और दोनों तूफान में पत्तों की तरह लगभग 10 गज दूर उछल गए, जब तक कि वह अंततः अपने पैर जमा नहीं पाए। तभी रोशनियों के कोलाहल में एक सुनहरा साया कांपता हुआ बाहर निकला। यह कोई और नहीं बल्कि एओजू था। अब तक वह अपने सबसे बुरे रूप में दिख रहा था। उसके ज्यादातर सुनहरे शल्क टूटकर छिल गए थे। उससे भी ज्यादा भयावह दृश्य उसकी गर्दन पर एक नया खूनी घाव था। यह इतना चौड़ा था कि सुनहरे जियाओ ड्रैगन को 2 टुकड़ों में काट सकता था। उसके मुंह से सुनहरी रोशनी की एक किरण निकली। वह उसका आंतरिक गोला था। अब वह धुंधला हो गया था और उसमें कुछ दरारें पड़ गई थीं। एओजू को इतना जोरदार झटका लगा था कि उसकी उड़ने की बुनियादी क्षमता थोड़ी कम हो गई थी। उसने तेजी से सांस ली और अपनी दानव गोली वापस अपने शरीर में निगल ली। फिर यान लुओ ने एक हाथ हिलाकर शिमयू को एक तरफ धकेल दिया, जिससे चांदी के कवच वाली युवती ऊर्जा संरचना एक बार फिर चमक उठी। बैंगनी प्रकाश उसके हाथ के चारों ओर फैल गया, मानो वे उन बैंगनी भालों में से एक और भाले में प्रकट होने वाले हों। एओजू की आंखों में दहशत का भाव तैर गया। उसका शरीर अचानक सुनहरी रोशनी के एक बड़े से गोले से ढक गया और फिर एक बादल बनकर उसके शरीर को क्षितिज की ओर ले गया। वह इतनी तेज थी कि उसे नजरों से ओझल होने में बस कुछ ही सेकंड लगे। यान लुओ की आंखें चमक उठीं, लेकिन उसने आगे नहीं सोचा। वह वहीं खड़ी रही। एओजू जिस दिशा में जा रहा था, उसे घूरती रही, मानो विचारों में खोई हुई हो। हालांकि उसने अपनी असली क्यूई का हर कण खत्म कर दिया था, फिर भी शिमयू के जख्मों काफी हद तक भर गए थे। वह उसके पास गया और पूछा, यान लुओ, इसे क्यों नहीं अपनाते? उसके शरीर पर चांदी की रोशनी टिमटिमा उठी और चांदी के कवच वाली युवती गायब हो गई। फिर उसका शरीर थोड़ा कांप उठा और फिर वह आगे की ओर गिर पड़ी। हर सेकंड के साथ उसके जीवन की आभा कम होती जा रही थी। टीएल के विचार तारांकन संपादक के लिए। इस भाग को न हटाएं। टीएल के विचार एक वैध अभ्यास है, जिसमें कोई भी शामिल हो सकता है। कहानी का ये पहला भाग बस शिमयू द्वारा स्टेटस बफिंग कौशल हार्मोन जोड़ को सक्रिय करने के बारे में है, जिससे वह विशेष रूप से एक सुंदर लड़की को देखने की शक्ति से प्रेरित होता है। बोनस पॉइंट, वह बर्फीली है और केवल कभी कभार ही बहुत कम गर्मी दिखाती है, जो महीनों तक चलने वाली कड़ाके की सर्दी के बीच सूप का एक कप प्राप्त करने जितना ही फायदेमंद है। हर कोई जानता है कि यह सब कुछ सार्थक बनाता है यदि मुस्कुराने वाला बर्फ वाला व्यक्ति आपकी थोड़ी सी भी परवाह करता है, उन लोगों से कहीं अधिक जो हमेशा आपको देखकर मुस्कुराते थे, है ना? सफेद बंदर के आवश्यक रक्त या नौक्रांतियों या जो भी हो, उन्हें भूल जाओ। शिमयू को बस लड़कियों को मेरे हरम में इकट्ठा करने और उन्हें मेरे साथ यात्रा करने की कला का अभ्यास करना चाहिए, जो ये सुनिश्चित करेगा कि वह हमेशा हार्मोन जोड़ को सक्रिय करेगा। इस बीच कहानी का उत्तरार्ध सिर्फ यान लुओ द्वारा कैप्टन मार्वल बनने के बारे में है, जो इतनी अधिक चांदी की रोशनी से चमक रहा है कि मुझे आश्चर्य है कि इतने एक्सपोजर के बाद भी शिमयू को मोतियाबिंद नहीं हुआ। अध्याय 449, भीतर का जानवर। अनुवादक एंडलेस फैंटेसी, अनुवाद संपादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद। ये दृश्य देखकर शिमयू चौंक गया और जल्दी से अपने बगल में खड़े यान लुओ को गले लगा लिया। यान लुओ का शरीर अचानक गले लगने से अकड़ गया था, लेकिन प्रकाश की एक पतली किरण फूट पड़ी और शिमयू उड़ गया। शिमयू को अपने सभी आंतरिक अंगों में इतना जोरदार झटका लगा कि खून लगभग फूट पड़ा। खुशकिस्मती से वह खुद को संभाल पाया, हालांकि मुश्किल से। यान लुओ ने नजारे को आंखें बंद करके देखा। उसने कुछ नहीं कहा, बस हाथ हिलाया। अचानक एक काली रोशनी चमकी। फॉलनर एंजल डेस्क उड़कर उसके ऊपर आ गई और उसमें से एक धूसर प्रकाश निकला, जो उसके शरीर में विलीन हो गया। यान लुओ के शरीर पर सुलगती हुई गंध धीरे धीरे बंद हो गई, लेकिन उसके शरीर की वास्तविक क्यूई स्वर्ग स्तर से पृथ्वी स्तर पर गिर गई थी।
यान लुओ, तुम। शिम्यू की अभिव्यक्ति बदल गई क्योंकि उसे पहले बख्तरबंद महिला की शक्ति याद आ गई। अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए आपको किस प्रकार की निश्चित तकनीक का उपयोग करना होगा? मुझे कुछ समय तक साधना करनी है। आज से 3 साल तक मेरी तलाश मत करना, यान लुओ ने ठंडे स्वर में कहा। जैसे ही उसके शब्द गिरे, गिरी हुई परी ने एक धूसर चमक बिखेरी जिसने शेष मृत आत्मिक प्राणियों को अपने में समाहित कर लिया। धूसर प्रकाश की एक दूसरी लहर प्रकट हुई और 2 टूटे हुए कंकाल समुद्र के पानी से लुढ़कते हुए ऊपर आ गए, जिससे पृथ्वी पर स्थित अस्थि पक्षी गायब हो गया। प्रकाश की एक चमक में 2 पृथ्वी श्रेणी के मृत आत्मा प्राणी अब गिरे हुए एंजल डेस्क में अवशोषित हो गए थे। अगले ही क्षण यान लुओ के शरीर में एक चमक पैदा हुई और फॉलेन एंजल डेस्क के साथ वे दोनों शून्य में समा गए और दृष्टि से ओझल हो गए। आसमान की ओर देखते हुए चांदी की रोशनी धीरे धीरे कम हो गई। शिम्यू के चुप होने के बाद उसने एक हाथ ऊपर उठाया और एक बार फिर हरे पंखों वाली उड़ती हुई गाड़ी को बुलाने की कोशिश की। वह पैर मोड़कर बैठ गया और 2 स्पिरिट स्टोन निकाले। हालांकि इस सुनहरे जियाओ सर्प को यान लुओ ने बुरी तरह घायल कर दिया था, फिर भी यह सुनिश्चित करना मुश्किल था कि उसके पास अपनी चोट से उबरने और फिर से हमला करने की कोई गुप्त तकनीक तो नहीं थी। आखिरकार शरीर तो पहले ही फट चुका था, फिर भी वापस जुड़ गया। एक बार जब ये बात उसके दिमाग में आए तो शिम्यू ने अकेले ही हरे पंखों वाली उड़ती गाड़ी को पूरी ताकत से आगे बढ़ने के लिए कहा। आधे दिन से कुछ अधिक समय के बाद सफेद लहरों के हिलने पर समुद्री हवा गरज रही थी। लहरों की उथल पुथल के बीच पानी की सतह पर एक जलीय जीव का कंकाल दिखाई दे रहा था जो लगातार टकराकर ध्वनि के फटने से टकरा रहा था। गर्जन। समुद्र के दूसरी ओर 10 फुट लंबी ब्लू बीस्ट शार्क दिखाई दी और उसकी मुद्रा ऐसी थी जैसे वह किसी चीज पर गोली चला रही हो। उसकी पूंछ के पंखों पर सिर्फ पवित्र हड्डियां ही बची थीं। उसके शरीर से मांस और खून पूरी तरह से साफ कर दिया गया था। एक हल्की फुफकार की आवाज सुनाई दी। कंकाल से मांस और रक्त छिल गया और धीरे धीरे आकाश में फैल गया। ब्लू बीस्ट शार्क के अलावा हर जगह एक खूनी धुंध दिखाई दे रही थी। ब्लू बीस्ट शार्क से कमतर नहीं, सैकड़ों समुद्री जीव अलग होकर आसमान में उड़ रहे थे। हवा में खूनी धुंध तैर रही थी और उसके भीतर सुनहरे जियाओ सर्प की खोपड़ी थी। सुनहरा जियाओ सर्प क्रोध से भरा हुआ था। उसने अपना मुंह खोला और एक रक्त भंवर तेजी से घूमने लगा, जिससे एक विशाल चूषण बल पैदा हुआ। नीचे समुद्र में तैरता हुआ मांस और रक्त का एक पिंड भंवर में समा गया। सुनहरे जियाओ सर्प ने बड़ी मात्रा में मांस और रक्त निगल लिया और उसके शरीर पर लगे घाव जल्दी ही भरने लगे क्योंकि उसमें से सुनहरा प्रकाश निकल रहा था। जब सारा मांस और खून पी लिया गया तो अचानक घना खून का कोहरा पानी सोखती लंबी वेल की तरह छा गया। जल्द ही सुनहरे जियाओ सर्प की खोपड़ी गायब हो गई। एक सुनहरी रोशनी चमकी और सुनहरे जियाओ सर्प का शरीर गायब हो गया। उसकी जगह सुनहरे वस्त्र पहने एक आदमी प्रकट हुआ और खड़ा हो गया। ये कौन है? मुझे हराने की हिम्मत किसने की? उस आदमी ने कहा और वह सुनहरी रोशनी की किरण में बदल गया और उत्तर की ओर उड़ गया। पूर्वी सागर के अनाम जल पर समुद्र में नीली रोशनी की एक परछाई उड़ रही थी। यह कोई और नहीं बल्कि शिम्यू था जो हरे पंखों वाली उड़ती हुई गाड़ी में सवार था। आधे दिन से ज्यादा उड़ान भरने के बाद वह द्वीप जहां उसने और नीला वानरों के राजा ने मिलने का वादा किया था, नजदीक आ रहा था। शिम्यू की बेचैनी बढ़ती जा रही थी क्योंकि उसे लगातार यह चिंता सता रही थी कि कहीं सुनहरा जियाओ सर्प उसका शिकार न कर ले। शिमाई को अचानक आगे समुद्र में एक शक्तिशाली और अप्रत्याशित आध्यात्मिक उतार चढ़ाव का एहसास हुआ। वह चौंक गया और तुरंत वहीं रुक गया। आओ! दूर से जोरदार खर्राटों की आवाज सुनाई दे रही थी। एक क्षण में शिम्यू ने आकाश के सामने पानी के भीतर से एक क्रिस्टल जल स्तंभ को उठते देखा। पानी का स्तंभ हवा में लगभग 4 या 5 मिनट तक रहा, उसके बाद वह टूटकर नीचे गिर गया। शिम्यू की आंखों में सुनहरी रोशनी चमक उठी। जब वह आखिरकार होश में आया तो किसी चीज ने उसका ध्यान खींचा। समुद्र के नीचे गहरे हरे रंग का एक जीव था जो अपने आसपास से अलग खड़ा था। शक्तिशाली आध्यात्मिक उतार चढ़ाव गहरे हरे समुद्र से आए। समुद्री वेल जानवर, शिम्यू ने खुद से कहा। इस प्रकार का समुद्री वेल जानवर इस क्षेत्र के अग्रणी जीवों में से एक था। यह न केवल आकार में विशाल था बल्कि ताकत में भी श्रेष्ठ था। हालांकि इसकी बुद्धि कमजोर थी। खाने के अलावा यह आमतौर पर आसपास के जीवों पर हमला करने की पहल नहीं करता था। जैसे ही वह पलटकर दूर तैरने वाला था, अचानक उसका शरीर कांप उठा। उसका सिर घूम गया और उसकी आंखें फड़कने लगीं। दूरी पर ग्रे लाइन पर सोने का एक संकेत था। शिम्यू तुरंत शांत हो गया और अपनी नजरें गहरे हरे पानी की ओर घुमा लीं। उसने दांत पीसते हुए हरे पंखों वाली तेज गाड़ी को किनारे कर दिया। तुरंत समुद्र में गोता लगा दिया। जैसे ही शिम्यू पानी के नीचे गया, वह ये देखकर हैरान रह गया कि दर्जनों समुद्री शैवाल बाहर निकल आए थे। उनके ऊपरी शरीर सूरजमुखी के आकार के थे, लेकिन निचले हिस्से में दर्जनों तंतु थे। वे मांस खाते थे, लेकिन खून की गंध से भी डरते थे। हालांकि वे खाद्य श्रृंखला में सबसे निचले पायदान पर थे, फिर भी उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। इस समय हजारों की संख्या में मछलियां समुद्र के इस हिस्से में तैर रही थीं। समुद्री शैवाल अपने तंबू सिकोड़कर तैर रहे थे। वे ज्यादा तेज तो नहीं थे, लेकिन कई मछलियों से ज्यादा तेज थे। शिम्यू के दिमाग में एक विचार आया और वह मुड़ा। उसने अपनी कलाई घुमाई और काला चाकू उठा लिया। जैसे ही उसने बाएं हाथ में ब्लेड पकड़ा और उसे धीरे से पोंछा, उसमें से तुरंत खून बहने लगा। उसके आसपास के लगभग 1 लाख समुद्री शैवालों ने खूनी बदबू को महसूस किया और तुरंत भाग गए।
हालांकि कुछ खून के प्यासे निम्न श्रेणी के समुद्री जानवर और रोती हुई मछलियां उत्तेजना में इकट्ठा हो गईं। शी म्यू के हाथ तेजी से उसकी छाती के सामने फड़फड़ाए और उसके शरीर से एक अदृश्य जंजीर उड़ गई। सांप की तरह उसने अपने खून की एक धार खींची और वह चारों दिशाओं में बह गई। रेशमी रक्तसार एक समुद्री शैवाल से मजबूती से बंधा हुआ था। शी म्यू द्वारा बंधे सैकड़ों समुद्री शैवाल तुरंत सभी दिशाओं में बिखर गए। शी म्यू के चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान थी जब उसने अपनी हथेली आगे की ओर उठाई, जो मुड़ी हुई पंजों जैसी थी और धीरे से उसे जकड़ रही थी। जैसे ही तेज रक्त का सार बाहर निकला, रोती हुई मछली ने उसे सूंघ लिया और बंध गई, जैसे ही वह छूटने की पूरी कोशिश कर रही हो। शी म्यू ने भी ऐसा ही किया और अपनी हथेली छोड़ दी। रोती हुई मछली ने तुरंत अपनी पूंछ से पानी में एक रेखा खींची और समुद्री शैवाल से कई गुना तेज गति से उड़ गई। ऐसा करने के बाद शी म्यू समुद्र से बाहर नहीं निकला, बल्कि तेजी से गहरे हरे पानी की ओर तैरने लगा। यद्यपि वह जानता था कि वह गहरा हरा रंग वास्तव में एक समुद्री व्हेल जानवर था, लेकिन शी म्यू ये देखकर हैरान था कि वह राक्षस कितना विशाल था। समुद्री व्हेल जानवर का शरीर कम से कम कुछ 100 फीट लंबा था और इसकी गहरे हरे रंग की त्वचा लगभग एक हरे पहाड़ की तरह दिखती थी। जानवर के शरीर के किनारे लटकते हुए पंख शी म्यू द्वारा अब तक यात्रा की गई किसी भी नाव से बड़े थे। शी म्यू ने अपने हाथों से नाव चलाते हुए अपने शरीर को ऊपर की ओर तैराया। जल्द ही वह समुद्री व्हेल जानवर के मुंह के पास पहुंच गया। उस जानवर का जबड़ा एक छोटे से द्वीप के आकार का था। उसके अनगिनत धारदार दांत आपस में गूंथे हुए थे, जिससे कांटों का एक सफेद जंगल सा बन गया था। शी म्यू की ऊंचाई मुश्किल से दांतों की ऊंचाई के बराबर थी। शी म्यू ने तेजी से आगे बढ़कर हरा लबादा निकाला और उसे अपने शरीर पर डाल लिया। अदृश्यता के लबादे के नीचे वह समुद्री व्हेल जानवर के तीखे दांतों पर चढ़ गया। दांतों के बीच के अंतर और ऊंचाई के कारण उसे झुककर चढ़ना पड़ा। आधे पौने घंटे के बाद वह अंततः समुद्री व्हेल जानवर के मुंह में प्रवेश कर गया। शी म्यू अपने घुटनों पर बैठ गया और अपनी ताकत को बहाल करने के लिए आत्मा पत्थरों का उपयोग नहीं किया, न ही सुनहरे जियाओ सर्प द्वारा पकड़े जाने के डर से आध्यात्मिक उतार चढ़ाव का एक निशान छोड़ने की हिम्मत की। कुछ ही देर में वह समुद्री व्हेल जानवर के मुंह में चढ़ गया। उसके सिर के ऊपर एक सुनहरी आकृति दहाड़ रही थी, जिससे एक आदमी की परछाई दिखाई दे रही थी। वह एओजू था। एओजू कुछ देर के लिए रुका, फिर तुरंत झुककर समुद्र में कूद गया। ओह, कुछ तो ठीक नहीं है। जैसे ही एओजू पानी में उतरा, उसे तुरंत स्थिति असामान्य लगी। वह शी म्यू की उपस्थिति को महसूस कर पा रहा था, लेकिन वह कुछ बिखरी हुई लग रही थी। उस समय एओजू ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी गुप्त तकनीक का इस्तेमाल किया। उसकी आंखें पलकों के नीचे तेजी से घूम गईं और थोड़ी देर बाद वे फिर से खुल गईं। ये कैसे संभव है? एओजू ने खुद से बुदबुदाया और उसकी नजरें तेजी से चारों ओर घूम गईं। उसने गुप्त विधि का इस्तेमाल किया और लगभग हर दिशा में शी म्यू का रक्तसार ढूंढ निकाला। कुछ तो 10 मील से भी ज्यादा दूर थे। एओजू ने कुछ सोचा और गुस्से से उपहास करते हुए दूसरी दिशा की ओर भाग गया। थोड़ी देर बाद वह फिर से अपने सिर की ओर मुड़ा, फिर दूसरी दिशा में। ऐसा प्रतीत हुआ कि वह भ्रमित था। कई बार ऐसा करने के बाद एओजू उदास हो गया और उसका चेहरा बर्फ की तरह ठंडा हो गया। अचानक उसकी नजरें घूम गईं और उसने गहरे हरे पानी की ओर देखा। दरअसल उसे पहले से ही इस बात का एहसास था, लेकिन उसने उसके पास जाने की कोशिश नहीं की। कुछ समय बाद उसे उस जानवर के बारे में शक होने लगा। समुद्री व्हेल जानवर में शी म्यू के रक्तसार की बदबू नहीं थी, जो अजीब लग रहा था। जूम बिजली की गति से एओजू समुद्री व्हेल जानवर के शरीर पर था। विशाल जानवर को देखकर उसके चेहरे पर झिझक दिखाई दी, लेकिन उसने हमला नहीं किया। हालांकि जानवर कमजोर नहीं था, पर उसके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी। उसे हराने में थोड़ा समय लग सकता था। अगर शी म्यू वहां छिपा होता तो यह उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। वह तेजी से आगे बढ़ा और धीरे से उस जानवर की पीठ पर बैठ गया। उसने हाथ बढ़ाकर उसे धीरे से सहलाया और मन ही मन एक श्राप का उच्चारण किया। सुनहरी रोशनी के पीछे पीछे उसके हाथ की हथेली से सुनहरी लहरों का एक चक्र धीरे धीरे फैल गया। अध्याय 450 नीला वानरों के राजा के साथ पुनर्मिलन। अनुवादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद संपादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद। समुद्री व्हेल जानवर के शरीर में झुनझुनी सी हो रही थी। ये सुनहरे जियाओ सर्प की आध्यात्मिक खोज थी। वह डर गया और उसके माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें बनने लगीं। अरे! एक और जोरदार चीख सुनाई दी। शी म्यू ने उसके सिर के ऊपरी हिस्से को देखा। समुद्री व्हेल जानवर का ऊपरी ताबूत फटने लगा, जिससे एक तेज चूषण बल पैदा हुआ। उसने जल्दी से हाथ बढ़ाया और समुद्री व्हेल जानवर के मुंह में एक तेज दांत पकड़ लिया। बहते पानी की आवाज आई। समुद्री व्हेल जानवर के पेट से अचानक पानी की एक बड़ी लहर निकली। उसके विशाल गले से बाहर निकल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसमें ढेर सारा समुद्री शैवाल हो। ऊपरी जबड़े के खिंचाव के कारण ऊपरी जबड़े के साथ दरार बाहर निकल आए। समुद्री जानवर व्हेल की पीठ पर एओजू ने उसके सिर से निकले विशाल जल स्तंभ को देखा। कुछ समुद्री सीपियां उसके बीच फंसी हुई थीं। व्हेल ने सूंघकर आखिरकार अपनी हथेली वापस खींच ली। उसका शरीर सुनहरी रोशनी से चमक उठा और वह बिना कुछ कहे दूसरी दिशा में देखने लगा और उसके पीछे भागने लगा। कुछ सांसों के बाद विशाल जल स्तंभ ढह गया और समुद्री व्हेल जानवर के ऊपरी ताबूत की दरार धीरे धीरे भरने लगी। शी म्यू को लगा कि सुनहरे जियाओ सर्प की उपस्थिति दूर जा रही है। जब यह पुष्टि हो गई कि वह जा चुका है, तो उसने उस जानवर के दांतों पर से अपनी पकड़ ढीली कर दी और धीरे से बैठ गया। उसने एक लंबी सांस ली और मन ही मन बुदबुदाया कि अपनी चिंता छोड़ दे। उसे अपने आसपास कंपन महसूस हुआ, लेकिन फिर उसके होठों पर मुस्कान आ गई।
समुद्र के चारों ओर लहरें जोर जोर से हिल रही थीं और पहाड़ों की लहरों जैसे दिखने वाले सी व्हेल जानवर हिलने लगे। नाव के आकार के 2 विशाल सी व्हेल जानवर धीरे धीरे पानी में तैरने लगे। 1 मिनट में ही वे कुछ दर्जन फीट आगे बढ़ चुके थे। समुद्री व्हेल जानवर उत्तर पूर्व की ओर बढ़ रहा था। अगली सुबह समुद्र के किनारे एक अलग द्वीप सुनहरी रेत से भरा हुआ था और सूर्य की रोशनी में चमक रहा था। द्वीप में गहराई तक देखने पर जमीन का कोई बदलाव नहीं दिख रहा था। द्वीप निचली झाड़ियों से भरा हुआ था। कभी कभार 3-5 पेड़ सूखे हुए दिखाई देते थे, लेकिन कुछ अजीब पेड़ भी थे जिन पर बड़े पत्ते उग रहे थे। दूर से एक नीली रोशनी आती हुई तट पर आ गिरी। रोशनी एकाग्र हुई और हरे रंग का लबादा पहने एक आदमी दिखाई दिया। वह कोई और नहीं बल्कि शीमू था। उसकी नजरें इधर उधर घूमी और उसका दिल थोड़ा हल्का हुआ। यह वह द्वीप था जहां नीला बंदर पहले शीमू से मिलने के लिए सहमत हुआ था। 1 दिन पहले उसने समुद्री व्हेल जानवर को अपनी ढाल बनाकर तब तक यात्रा की जब तक वह उस द्वीप पर नहीं पहुंच गया जो उससे 1000 मील दूर था। साथ ही उसने आत्मिक पत्थरों की शक्ति से अपनी क्यूई को पुनः प्राप्त करने का अवसर भी लिया। आधी रात को विशालकाय बेहेमोथ फिर से घात लगाए बैठा था। वह तुरंत वहां से चला गया। हरे पंखों वाली उड़न गाड़ी को बुलाकर सरपट दौड़ता हुआ आगे बढ़ गया। शायद समुद्री व्हेल जानवरों के रक्तसार को ग्रहण करने से कोई चमत्कारी प्रभाव पड़ा होगा, या किसी और कारण से स्वर्ण जियाओ सर्प फिर प्रकट नहीं हुआ। शिमाई को बहुत राहत मिली। यद्यपि रास्ता मोड़ों से भरा था, फिर भी अंततः वह पहुंच ही गया। शीम्यू को द्वीप पर पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। वह दूर से ही गंतव्य का सुंदर दृश्य देख सकता था। यह इस बात का संकेत था कि वह तेजी से पहुंच रहा था। शीम्यू, आखिरकार तुमने आने का फैसला कर ही लिया। वह व्यक्ति अभी तक नहीं आया था, लेकिन उसकी आवाज साफ सुनी जा सकती थी। शीम्यू ने मुस्कुराकर उसका अभिवादन किया और कई को अपने कंधे पर बैठने दिया। शीम्यू, तुम क्यों आए? मैं तो इतनी परेशान थी कि मुझे भूख भी नहीं लग रही, कई ने शिकायत की। अगर तुम खा नहीं सकते तो तुम्हारा वजन इतना कैसे बढ़ गया? शीम्यू ने कई के शरीर को देखा और उसका मजाक उड़ाने से खुद को रोक नहीं सका। हे शीम्यू, ऐसा मत कहो। एल्डर एप भी यहाँ अच्छा खा रहा है। स्पिरिट स्टोन वाला सीफूड तो लाजवाब है, कई ने कहा। यहाँ बहुत अच्छा है, इसे अपने आत्मिक प्राणी की तरह लाड़ प्यार करो। नहीं, यहाँ शीम्यू के साथ रहना ज्यादा अच्छा है। ये बूढ़ा बंदर हमेशा हंसता रहता है। यह अजीब है, एक व्यक्ति और एक पालतू जानवर। बस इसी बात से बातचीत और चर्चा शुरू हो गई। थोड़ी ही देर में कई के मार्गदर्शन में शिम्यू नीला बंदर राजा के निवास पर पहुंचे। शिम्यू झाड़ियों के बीच कृत्रिम रूप से काटे गए जंगल के रास्ते से बाहर निकला और उसे एक छोटा सा आंगन दिखाई दिया। आंगन की गहराई एक लकड़ी की अटारी जितनी थी। आंगन में कदम रखने से पहले हरे वस्त्र और सफेद बाल वाले एक वृद्ध व्यक्ति लकड़ी की अटारी से बाहर निकले और मुस्कुराते हुए उनकी ओर बढ़े। संप्रदाय के सदस्य श्री, मुझे खेद है कि आपको थोड़ी देर प्रतीक्षा करनी होगी। बूढ़े व्यक्ति ने अटारी की ओर चलते हुए कहा। मैं कुछ समस्याओं से निपटने के लिए अपने गृहनगर वापस गया था। आपको इतनी देर तक इंतजार कराने के लिए माफी चाहता हूँ। शीम्यू ने अपने खतरनाक अनुभवों का जिक्र किए बिना कहा। मान लो, साल में अभी कई दिन बाकी हैं। आओ, मैं बाद में कुछ खाना लाऊंगा और तुम्हारे साथ धूल भी साफ करूंगा। जब शीम्यू बैठ गया तो नीले वानरों के राजा ने मुस्कुराते हुए उसे चाय का प्याला दिया। पूर्ववर्ती औपचारिकता की कोई जरूरत नहीं है, चलिए सीधे काम पर आते हैं। शीम्यू ने पहाड़ का नजारा दिखाते हुए दरवाजा खोला। हाँ, मुझे आप जैसे सीधे सादे लोग पसंद हैं। लगता है संप्रदाय का सदस्य शी तैयार है। नीला वानरों का राजा हंसा। हाँ, मैंने सेरुलिन सी स्टार को स्टारफील्ड आयाम पर छोड़ने का मन बना लिया है, जिसका उल्लेख पूर्ववर्ती ने किया था। शिम्यू ने कहा। अच्छा, जल्दी से निकल जाओ और खतरे से बाहर निकल जाओ। नीला बंदर राजा ने कहा। यह मेरी पसंद है। मुझे उम्मीद है कि आप कुछ ऐसा इंतजाम कर पाएंगे जिससे मैं जल्द से जल्द यहाँ से जा सकूं। शीम्यू ने कहा। ये प्रकृति है, लेकिन नीला बंदर राजा रुक गया। पूर्ववर्ती निश्चिंत रहें कि युवा पीढ़ी इन नियुक्तियों को नहीं भूलेगी। अब मैं आपको 9 क्रांतियों वाली रहस्यमय कला की साधना का पहला चरण बताऊंगा। शीम्यू के चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान थी। यह अच्छी बात है। संप्रदाय के सदस्य शी हमेशा अपने वादों और शब्दों पर खरे उतरते हैं, वानर राजा ने उत्साह से कहा। शिम्यू ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और वह नीला बंदर राजा के पास चला गया। उसने अपने हाथों को क्रॉस करके उस पर अपने सामने एक निशान बनाया। उसने 2 निशान बनाए और अपनी दोनों कनपटियों की तरफ इशारा किया, जिससे 2 सुनहरी चमकें चमकने लगीं। फिर शीम्यू ने अपने दोनों हाथ एक दूसरे पर रखे और 2 प्रकाश किरणें एक साथ रखीं। एक हाथ नीले वानरों के राजा की भौहों के ठीक सामने था। नीला वानरों के राजा का शरीर अवचेतन रूप से पीछे की ओर झुका और जोर से रुक गया, जिससे शिम्यू की उंगलियां उसकी भौहों की ओर इशारा करने लगीं। भिनभिनाओ। जब सुनहरी रोशनी चमकी तो नीला बंदर राजा को अचानक महसूस हुआ कि उसका दिमाग ऊपर उठ रहा है और उसकी भौहें थोड़ी दर्दनाक हो गई हैं। जब उसने शीम्यू से पूछना चाहा कि क्या हो रहा है, तो उसका मन अचानक साफ हो गया और एक रहस्यमय और अनोखा संदेश उसके मन में उभरने लगा। आकाश की सांसों ने उसके शरीर को झकझोर दिया। नीला बंदर राजा कुछ भी नहीं बोला और तुरंत अपने घुटनों पर बैठ गया और अपने मन में शब्दों के अनुसार अभ्यास करने लगा। पफ। नीला वानरों के राजा को अपने शरीर में हल्की सी हलचल महसूस हुई और उसका खून तेजी से बहने लगा। उसके मूल मृत शरीर में अचानक मानो जीवित जल का संचार हो गया और वह पुनर्जीवित होने लगा। हालांकि कुछ समय बाद ये भावना धीरे धीरे कम होने लगी और अंततः गायब हो गई।
नीला बंदर राजा ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उसकी बूढ़ी भौहें खुशी से भरी हुई थीं और वह थोड़ा कांप रहा था। हालांकि यह सिर्फ पहला चरण था। मैं अभी से अपनी जीवन शक्ति बहाल होते हुए महसूस कर सकता हूँ। यह वाकई अद्भुत है। नीला वानरों का राजा खुशी से बोला। शिम्यू ने नीला बंदर राजा को देखा और उसका दिल द्रवित हो गया। ये देखा जा सकता है कि 9 क्रांतियों वाली रहस्यमय कला के पहले चरण को प्राप्त करने के बाद नीला वानरों के राजा को आशा की एक किरण दिखाई दी। अगर ऐसा न होता तो वह इतना आश्चर्यचकित और खुश न होता। तुमने अपना वादा निभाया है, इसलिए मैं तुम्हें सेरुलीन सी स्टार ले जाऊंगा, शिम्यू ने कहा। ठीक है, मैं तुम्हें अपने एक पुराने दोस्त से मिलवाता हूँ। वह समुद्री जनजाति का मुखिया है। ट्रांसमिशन एरे को सक्रिय करने के लिए हमें उसकी अनुमति और मदद की जरूरत होगी। नीला वानरों का राजा बोला। ओह, ये यहाँ से कितनी दूर होगा? हे, ठीक कहूँ तो आधा दिन। इसीलिए तो मैंने तुमसे यहीं मिलना चुना है। जानकर अच्छा लगा, शिम्यू ने कहा। ओह ठीक है। संप्रदाय के सदस्य शे, मैंने एक महत्वपूर्ण बात सोची है। मुझे इसके बारे में बताओ। इस आत्मिक प्राणी के साथ आपके घनिष्ठ संबंध को देखते हुए क्या आप उसे अपने साथ सेरुलीन सागर तारामंडल में लाने की योजना बना रहे हैं? नीला वानरों के राजा ने पूछा। क्या मैं नहीं कर सकता? शिम्यू ने भौहें चढ़ाकर पूछा। अरे बुद्धे, शिम्यू के साथ मेरा रिश्ता अटूट है। तुम हमें कभी अलग नहीं कर सकते, कई ने जल्दी से कहा।